ये मैंने नोट्स खोल के रखे हुए हैं, ठीक है। ये नोट्स वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन तीसरी बात, मैंने पेपर वन की जो अपनी टॉपिकल फाइल है वो खोल के रखी हुई है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता हो वो ये है कि कैंडिडेट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है, रीजनेबल एस्टिमेट्स कर सकें ऑफ क्वांटिटीज इंक्लूडेड विद इन द सिलेबस। उसके बाद आपको एसआई बेस क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स का पता होना चाहिए, ये उसकी लिस्ट दी हुई है, ये हमारे याद होनी चाहिए। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आपको निकालनी आनी चाहिए, होमोजेनिटी इक्वेशन की चेक करनी आनी चाहिए, प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके यूनिट कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। एरर्स और अनसर्टनटीज का आपको पता होना चाहिए, जिसमें सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं, रैंडम एरर्स क्या होते हैं, उनका अफेक्ट क्या होता है, व्हाट आर द अफेक्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स ऑन द डेटा। उसके बाद व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, एंड देन हाउ डू यू कंबाइन अनसर्टेनिटी इन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी। स्केलर्स और वेक्टर्स की बात पे किसी और क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब साइज, क्वांटिटी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये कैसे पता चलेगा, एक नंबर से पता चलेगा। और साथ में उसका एक यूनिट होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी कभी भी यूनिटलेस नहीं हो सकती। तो यार अब सीधी सीधी सी बात है, ये लिखी हुई है क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये क्वांटिटी जो है इसका साइज क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 24 इसका साइज है। और इस क्वांटिटी का जो आगे यूनिट लिखा हुआ है, मैंने तो खाली एन लिखा हुआ है, बट इस यूनिट का पूरा नाम भी आपको पता होगा, क्योंकि अब मैं तो इसी अजम्पशन के साथ ये रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया है सब, बस आप रिवाइज करें। ये न्यूटन है और यूनिट ही आपको बता देता है कि एक्चुअली कौन सी क्वांटिटी है। सो मैंने ये तो नहीं मेंशन किया व्हाट क्वांटिटी इट इज, बट फ्रॉम द यूनिट यू कैन रियली टेल कि व्हाट क्वांटिटी इट इज। तो नंबर से तो ये पता लगेगा कि क्वांटिटी का साइज क्या, और यूनिट से ये पता चल जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी है। सो ऑब्वियसली ये कौन सी क्वांटिटी है, इट्स अ फोर्स। और अगर यहाँ पे 24 मीटर्स होता तो ये कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या लेंथ होती। अच्छा, उसके बाद ये कि अगर मैं यहाँ पे एम्पेयर लिख दूँ तो ऑब्वियसली ये करंट हो जाता, राइट। अच्छा, अब बेस क्वांटिटीज कौन सी थी, जितनी भी आपने क्वांटिटीज पढ़नी है आपके सिलेबस में उनकी लिस्ट यहाँ पे है। ये देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाओ, ये तुम लोग की सिलेबस फाइल है, इसके अंदर नीचे आओ, ये सारी क्वांटिटीज हैं। समरी ऑफ की क्वांटिटीज सिंबल्स एंड यूनिट्स, एएस और ए टू की मिला के जितनी क्वांटिटीज आप पढ़ोगे ये उसकी लिस्ट है, 3 पेजेस की। सही है, ये सारी वो क्वांटिटीज हैं जो आपने पढ़नी है एएस में और ए टू में मिला के। लेकिन उसमें से ये बेस क्वांटिटीज आपको 6 दी हुई हैं। तो ये जो बेस क्वांटिटीज होती हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज इन्हीं से डिराइव्ड होती हैं। यानी कि डिराइव का मतलब है कि बेस क्वांटिटी का ही कोई ना कोई कोशंट या प्रोडक्ट, और इनके यूनिट का भी कोशंट या प्रोडक्ट मिलके कोई भी दूसरी क्वांटिटी बना सकता है, राइट। सो बेस क्वांटिटी से ही डिफाइन होकर कोई भी नई क्वांटिटी बन सकती है। ऑलराइट, अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और कोशंट का मतलब होता है एसेंशियली डिवाइड। सो ए अपॉन बी, ये कोशंट लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अच्छा जी, इनकी लिस्ट आपको पता होगी, नहीं पता तो जल्दी से देख लो। लेंथ, अब लेंथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, रेडियस आ जाता है, थिकनेस आ जाती है, हाइट आ जाती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब आ जाता है। मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसमें थर्मोडायनेमिक को लिख लो तो बेहतर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो ये क्वांटिटीज हैं, इनके एसआई बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज के ये सब लिखे हुए हैं। लेंथ का मीटर है, ऑब्वियसली इसके आगे प्रीफिक्सेस, इसके पीछे प्रीफिक्सेस लगा के आप इसको किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरह मास का जो एसआई बेस यूनिट है वो किलोग्राम है। अब इसमें आप पहले आपके जहन में आएगा यार खाली ग्राम क्यों नहीं है विदाउट एनी प्रीफिक्स, तो इसका यही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं है, ठीक है। नो, लुमिनोसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं है। सो किलोग्राम इज द एसआई बेस यूनिट ऑफ मास, एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट टू ग्राम्स or milligrams or whatever, but the SI base unit will be kilograms for mass. Time का seconds, then you may convert it into hours, milliseconds, minutes, whatever. करंट का एम्पेयर है। टेम्परेचर के अंदर अक्सर बच्चे जो है ना ये गलती कर जाते हैं कि डिग्री सेल्सियस लिख जाते हैं। येस, इट इज़ अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बट द एसआई बेस यूनिट इज केल्विन, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है उसे मोल कहते हैं, और वो आप ए टू में जाके उसकी कैलकुलेशंस वगैरह करोगे। इवन टेम्परेचर भी आपको अपने किसी चैप्टर में फिलहाल तो पढ़ना नहीं है एएस के अंदर, ये दोनों जाके आप ए टू में फिर इनके बारे में चैप्टर्स भी पढ़ोगे, जब थर्मल फिजिक्स पढ़ोगे और क्या कहते हैं उसके अंदर ये दोनों क्वांटिटीज आएंगी, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बात ये कि अगर हम ये 4 सवाल कर लें, मेरी जो फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है, आपकी वेबसाइट पे भी अपलोड हुई है, आपके क्लासरूम पे भी अपलोड हुई है, और जिनके क्लासरूम पे नहीं हुई हुई उनकी आज रात तक हो जाएगी। वहाँ से अगर हम ये 4 सवाल कर लें तो अभी अभी जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं।
छोटी सी बात हमने पढ़ी है, बिल्कुल बेसिक सी। एंड इट्स एन ईजी थिंग दैट वी हैव स्टडीड राइट नाउ, तो इसमें मार्क्स लेना आसान है एज यू कैन सी। तो मेरा गोल ये है कि आपको सारा आइडिया दूं कि जो अभी आपने पढ़ लिया उसमें से कैसे सवाल आते हैं। सो टारगेटेड प्रैक्टिस, क्वेश्चन 96, 93, 88 और 54 करते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, आओ। तो कौन सा क्वेश्चन पहले करना है? 96, आओ देखें। 96 ये रहा यार, ये रहा क्वेश्चन नंबर 96। सो पेयर of quantities are physical quantities, so the word focus is on the word physical। फिजिकल पे फोकस है भाई, और क्वांटिटी पे भी फोकस करना है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी तो है, ये यूनिट है यार, क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी का पूछ रहे हैं, ये तो एम्पेयर तो यूनिट है। अच्छा, बेस क्वांटिटी पे भी फोकस नहीं है अभी। एफिशिएंसी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स अ क्वांटिटी बट इट्स नॉट अ किलोग्राम, तो यूनिट है। एफिशिएंसी फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि एफिशिएंसी को आप परसेंटेज या रेशियो के फॉर्म में देते हो, उसका कोई यूनिट नहीं होता, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। Pascal is a unit, not a quantity. Strain is also not a physical quantity. Can you tell me why strain is not a physical quantity? क्योंकि इसको आप चेंज ऑफ लेंथ या कह लो एक्सटेंशन अपॉन लेंथ से निकालते हो, तो इसका यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, तो इससे यूनिटलेस क्वांटिटी, इसलिए ये भी एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझाना ज़रूरी था। क्वांटिटी तो कोई भी चीज़ होती है, पैसे भी क्वांटिटी होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेरी टेबल पे कितनी चीज़ें पड़ी ये भी क्वांटिटी, बट फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो जिसका यूनिट भी होगा। पीरियड एक टाइम है, टाइम की वैल्यू है, जैसे टाइम खाली लिख देते हैं यहाँ पे, बट इसकी इसका यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टेज, वोल्ट बेसिकली इसका यूनिट होता है। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसका आंसर डी है। आसान सा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल मैंने आपको क्या लिखा हुआ दिया था अपनी लिस्ट में? 93, ये वाला करना है 93। बड़ा आसान सा सवाल है, जल्दी से इसका जवाब देना, मैं अभी पोल एंड करता हूँ। पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने ए चूज किया, और वो गलती क्या थी कि आपने एम्पेयर को पकड़ा नहीं। एम्पेयर तो यूनिट है, क्वांटिटी नहीं है, वो आपने पिछले सवाल में देख लिया। आप यहाँ पे देखते हैं जी, कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही कॉमन? यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा ही बेस यूनिट ऑफ टेम्परेचर बताना है, वो केल्विन है। ये गलती हो सकती है, इवन ये भी छोटी सी गलती हो सकती है। यहाँ पे डिग्री लगाया हुआ है, ये बात गलत है। डिग्री केल्विन कुछ नहीं होता, खाली केल्विन होता है। सो द आंसर इज बी, दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई थिंक देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस ओवर हियर। अब हम एक और सवाल करेंगे, ये रहा जी 88। ऑलराइट, अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, बट आई होप कि इस बार अब गलती वो रिपीट नहीं होगी जो पहले हो रही थी। विच टर्म रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी? यूनिट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये यूनिट है भाई, ये आंसर नहीं है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज लाइक अ परसेंटेज, इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्वार्क का फ्लेवर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये जो अप क्वार्क डाउन क्वार्क होते हैं, ये क्वांटिटी नहीं होती। हाँ, क्वार्क का चार्ज होता तो समझ में आती बात। स्प्रिंग कांस्टेंट बिल्कुल है फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसका यूनिट होता है, ठीक है। चलो जी, तो इसका आंसर डी है। एंड देयर आर अ फ्यू मिस्टेक्स हेयर एंड देयर, कुछ लोगों ने ए भी चूज़ किया हुआ है, कुछ ने बी, कुछ ने सी चूज़ किया है, बट आई होप इट्स क्लियर कि वो क्यों नहीं है। मीटर तो यूनिट है, तो वो क्वांटिटी तो हो ही नहीं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में प्रॉब्लम ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी तो है, लेकिन परसेंटेज या रेशियो कोई भी जो होता है उसका कोई यूनिट यूनिट नहीं होता। और क्वार्क का फ्लेवर जो है वो कोई क्वांटिटी नहीं है, बस वो एक नाम है बेसिकली, अप डाउन चार्म ब्ला ब्ला ब्ला, सही है। सो दैट्स जस्ट लाइक अ टाइप ऑफ पार्टिकल, तो वो क्वांटिटी नहीं है। इसके बाद जो मैंने आपको सवाल करवाना है वो 54 है। एसआई बेस, एक तो एसआई यूनिट होना चाहिए, तो उसके अंदर प्रीफिक्सेस अगर लगे हुए या नहीं लगे हुए तो वो सही होने चाहिए। साथ में बेस होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए। सो क्वांटिटी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें करंट का क्या प्रॉब्लम है? दिस इज अ क्वांटिटी, सो करंट इज नॉट द आंसर बिकॉज इट्स अ क्वांटिटी, इट्स अ बेस क्वांटिटी। मांगा क्या है? बेस यूनिट मांगा है। सो करंट क्यों गलत है, ये समझ में आ गई बात। एक दो बच्चों ने करंट चूज किया है, मेक श्योर। ग्राम इज अ यूनिट, मास का यूनिट है, लेकिन बेस यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि जो बेस यूनिट होता है इसकी जगह अगर केजी लिखा होता फिर बात समझ में आती, लेकिन ग्राम जो है वो फिर ऐसा ही बेस यूनिट में नहीं आएगा। केल्विन बिल्कुल है, तो ये तो आपका जवाब है। और वोल्ट यूनिट है, ऐसा यूनिट भी है, लेकिन बेस यूनिट नहीं है, ठीक है। वो तो बेसिकली डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है, वो तो टोटली डिराइव्ड है। ग्राम ये है कि डिराइव्ड नहीं है, लेकिन ये है कि उसका जो प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ वो गड़बड़ है वहाँ पे, ठीक है। किलोग्राम होता तो सही होता। तो और वोल्ट तो है ही डिराइव्ड। ठीक है भाई, बात को समझ गए? चलो, अब हमने ये सवाल कर लिया ना, अब हम आगे चलते हैं और अब आगे बात करते हैं मेन। अब हमें ना ये समझना है कि जितनी भी क्वांटिटीज फिर बेस क्वांटिटीज के अलावा है ना, ये जितनी भी अदर क्वांटिटीज है, एवरीथिंग एल्स अंडर द सन इज देन अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इफ इट्स नॉट अ बेस क्वांटिटी,
वो जो पहली 6 क्वांटिटीज की लिस्ट में से कोई चीज़ नहीं है तो बस वो फिर डिराइव्ड क्वांटिटी है। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटी के अपने अपने यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैव देयर ओन यूनिट्स, ओके, एंड दे हैव देयर ओन एसआई यूनिट्स बेसिकली। लेकिन वो बेस यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि वो एसआई बेस यूनिट्स के प्रोडक्ट या कोशंट से बन के आते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड होके इनके किसी ना किसी कॉम्बिनेशन से बन के डिराइव्ड क्वांटिटीज के डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्सप्रेस एनी डिराइव्ड क्वांटिटी और उसका यूनिट, वी नीड टू एक्सप्रेस we need to express the SI unit of a derived quantity in terms of SI base units। ठीक है, SI base units। अब इसकी एग्जांपल्स मल्टीपल हैं, बट आई थिंक ये वाली अगर हम कर लें तो फिर हम सवालों पे जा सकते हैं। सो मैंने आसान एग्जांपल्स भी करवाई हुई हैं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। बट लेट्स डू दीज वंस, ये थोड़ी सी इस लेवल की हैं कि यार इनको करेंगे तो हमें बात की समझ में भी आएगी। सो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो, फोर्स का मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे यूनिट बता दो, चलो पहला सवाल ये है कि फोर्स का यूनिट क्या है, मतलब असेंशियली फोर्स का एसआई बेस यूनिट क्या है। एसआई ऐसा बेस यूनिट तो हो ही नहीं सकता, खैर, लेकिन फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, तो उसका जवाब है न्यूटन। बट एसआई यूनिट है ना, बेस यूनिट तो नहीं है ना। अब न्यूटन को ही इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये जो मीटर, सेकेंड्स, केजी, और क्या था, केल्विन, एम्पेयर और मोल, इन टर्म्स ऑफ दीज इनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो के न्यूटन कैसे एक्सप्रेस हो सकता है, दैट्स द गोल। सो इन ऑर्डर टू डू दैट कोई भी फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, जो भी तुम्हें फॉर्मूला पता है जिसमें फोर्स आती है वो लिख लो। अब वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्यों नहीं मुश्किल, क्योंकि फोर्स से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला जिसका तुम्हें पता है, उसमें सबसे आसान आसान एग्जांपल तो मेरे जहन में ये आती है, बट मे बी यू कैन पिक सम अदर फॉर्मूला, ठीक है, बट आई विल पिक दिस वन। सो एफ इज इक्वल टू एम ए में, अब एम का यूनिट मुझे पता है, एम का यूनिट ऐसा बेस यूनिट मुझे पता है क्या होता है, केजी होता है। और बिल्कुल आप चेंज ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम से, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम विच बेसिकली सिंप्लीफाइज टू दिस थिंग इफ द मास इज कांस्टेंट, बट वो अलग बात है। और एक्सेलरेशन का आपको ऐसा ही बेस यूनिट, एक्सप्रेस एक्सेलरेशन खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसका यूनिट का अपना कोई नया नाम तो नहीं है, लेकिन ये है कि एक्सेलरेशन का आपको यूनिट इन टर्म्स ऑफ ऐसा बेस यूनिट्स ही लिखते हैं आप, और वो होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ही। तो अब ये जो केजी है और ये जो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो केजी पर मीटर स्क्वायर क्या बन गया, न्यूटन को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। तो ये हो गए इसके एसआई बेस यूनिट्स, यानी कि न्यूटन को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। अब यही काम मैं आपको कह दूं कि वर्क के लिए करके दिखाओ, वर्क का यूनिट सबको पता है। अगर मैं कहूं कि वर्क का ऐसा यूनिट बता दो तो जूल आप बताओगे, बिल्कुल सही है, लेकिन वो बेस यूनिट तो नहीं है ना। तो वर्क को जूल्स जो है, जो कि ऐसा यूनिट है ऑफ वर्क और एनर्जी, इसका मुझे बेस यूनिट्स में एक्सप्रेशन बता दो क्या बनेगा। तो भाई फोर्स का अभी अभी आपने ऊपर निकाला है, केजी पर मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एंड आई वुड रिकमेंड कि ये आपको मेमोराइज हुआ हुआ हो। ये चीज़ अगर आप याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि डायरेक्टली फिर यूज़ करनी पड़ जाती है, ठीक है। ना भी याद हो तो है, लेकिन फिर हर बार आपको शुरू से यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अगर किसी को नहीं याद ये, तो वो अपनी वर्किंग यहाँ से शुरू करेगा पहले, फिर ये निकालेगा, फिर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा। तो पहली बात तो ये कि केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर तो फोर्स की जगह आ गया, और डी जो है वो डिस्टेंस है, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए, बट एनी हाउ वो मीटर आ गया। तो ये वाला एम और ये वाला एम मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये जूल्स को हमने बेसिकली एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ ऐसा बेस यूनिट्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब पावर के लिए भी यही, ये सारी मिलती जुलती मैंने जानबूझ के लिए ली है ताकि सबको रट्टा नहीं मार सकते आप। अगर मैं अब तुमसे पूछूं मुझे रेजिस्टेंस का बताओ, तो आप क्या करोगे। अब रेजिस्टेंस की बड़ी लंबी वर्किंग है, तो फिर सबको कैसे रट्टा मारोगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो मैं पता है, वी अपॉन आई, यही होता है। अब उसमें करंट इटसेल्फ क्या होता है, करंट तो ऐसा ही बेस उसका तो ऐसा ही यूनिट आपको एम्पेयर पता है, बट वोल्टेज का मसला है। वोल्टेज को आप डिफाइन करते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज, उसमें वर्क डन का फिर आपको ये वाला यूनिट डालना पड़ेगा,
और चार्ज के लिए आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा कि वो आई इंटू टी होता है, तो उसका यूनिट एम्पेयर सेकेंड्स होता है। सो सी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्किंग गोइंग ऑन। सो यू कांट मेमोराइज कि रेजिस्टेंस का एसआई बेस यूनिट क्या होता है, कितना ही याद करके जाओगे। फिर वो एग्जाम में ऐसी क्वांटिटीज भी भेजते हैं, एग्जाम में ऐसी क्वांटिटी भी देते हैं जो कि आपने पढ़ी भी नहीं होती, उसका एसआई बेस यूनिट कैसे याद करोगे। सो दे विल आस्क यू फॉर अ क्वांटिटी विच यू मे हैव नेवर हर्ड ऑफ बिफोर। ठीक है। और फिर उसका एसआई बेस यूनिट तो याद नहीं कर सकते, लेकिन उसका फॉर्मूला दिया हुआ होगा तो वर्किंग करके निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो भाई। सो पावर है। भाई आसान सवाल भी आते हैं, लेकिन हम पहले तैयारी तो मुश्किल के लिए करेंगे ना, तो पावर का निकालना सीख लो। पावर का कैसे निकालोगे? वर्क डन या एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये वाला यूनिट तो इसकी जगह सिंपल आ गया और नीचे सेकंड से डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये जो सेकंड्स है और ये जो सेकंड स्क्वायर्ड है, इनका क्या बनेगा यार? ये ऊपर जाएगा तो ये एस की पावर -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 एस की पावर -3 बन जाएगी। सो दैट्स द सिंप्लीफाइड आंसर। अब हम ये वाले अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो होपफुली हमारी इस पार्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आपने फर्दर प्रैक्टिस भी करनी, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये आपने सवाल कर लिए तो बस आप पक्की पक्की आपकी तैयारी हो गई। एमसीक्यू हमेशा यूज करो सब टॉपिक की टारगेटेड प्रैक्टिस के लिए, ताकि एक ही चीज 10 दफा, 15 दफा, 20 दफा करो तो फाइनली आपके दिमाग में घुस ही जाएगी इवेंचुअली, राइट। एंड देर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ माइन ऑन यूट्यूब, देर इज अ होल प्लेलिस्ट विच हैज लाइक 30 hours ऑफ कंटेंट of me just solving topical AS physics past paper questions, topical MCQs। ठीक है। बट एनी हाउ 89 98 और 89 और 84 और ऐसे सारे करते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, पहला सवाल ही मज़ेदार आ गया। 98 नॉट नॉट अ सिंपल क्वेश्चन बाय एनी मीन्स। सो इसको ज़रा गौर से पढ़ो। 2022 का सवाल है। आओ पढ़ें इसको जोर और से। ड्रैग कोफिशिएंट इज अ नंबर विद नो यूनिट्स। ऑल राइट, ड्रैग कोफिशिएंट के कोई यूनिट्स नहीं होते, इसको याद रखना है आपने। इट इज यूज टू कंपेयर ड्रैग ऑन डिफरेंट कार्स एट डिफरेंट स्पीड्स एंड इज गिवन बाय द इक्वेशन ब्ला ब्ला ब्ला। एफ जो है वो फोर्स है, फोर्स का ऐसे डी डेंसिटी, रो डेंसिटी है। ए जो है वो एरिया है। वी जो है वो स्पीड है। एन की वैल्यू आपने निकालनी है। तो आप देख सकते हो कि वी के ऊपर एक पावर एन है, ये आपने निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे आप? तो ये जो n है ये आपने ढूंढना है यार। अब n कैसे ढूंढोगे? सारी कहानी भाई यूनिट्स की है। यूनिट्स को कंबाइन कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। सो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट हैंड साइड पे जो यूनिट्स हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो यूनिट्स हैं वो बराबर आने चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि इसके तो कोई यूनिट्स हैं ही नहीं, ये तो उन्होंने कह दिया, राइट। ये बात समझ में आती है? तो अगर अब मैं एक काम कर देता हूं, तो बल्कि मुझे एक आसान चीज़ और भी समझ में आ रही है, मैं वी को सब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं वी को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें सबके यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। ठीक है। सी डी की जगह आपने कोई यूनिट नहीं डालने, मतलब बेसिकली ना यूनिट होने का मतलब है कि बस वन या कुछ भी ना डालो। टू के कोई यूनिट्स होते हैं? सबसे पहले टू, टू का क्या करना है? टू के कोई यूनिट्स नहीं होते। एफ का क्या करना है? वो आ जाएंगे केजी। चलो यहाँ पे करते हैं केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमरेटर में तो सिर्फ यही आएगा, राइट हैंड साइड की वर्किंग करो। डेंसिटी के क्या होंगे? सबको पता है? नहीं पता तो देख लो, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी के हो गए। एरिया के क्या होंगे? मीटर स्क्वायर। अच्छा जी। सी के क्या यूनिट्स हैं? कुछ भी नहीं, तो यहाँ आगे और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वी के क्या यूनिट्स हैं? वी के यूनिट्स हैं मीटर्स पर सेकंड। लेकिन इसके ऊपर पावर एन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि अगर यहाँ स्क्वायर हुआ हुआ होता तो मैं स्क्वायर लगाता, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो मैं यहाँ पे क्यूब लगाता, यानी कि ये जाके इससे मल्टीप्लाई होता। तो यहाँ पे एन लगा दिया। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की पावर एन कर देते हैं डायरेक्टली। एम की पावर एन हो गई। और -1 इंटू एन क्या हो जाएगा? -n। क्या इससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? मोर और लेस हो जाएगा। देखो, केजी को केजी से कैंसिल कर दो। सही है। अब जितने भी मीटर्स हैं, मीटर्स उनको राइट हैंड साइड पे जरा सिंप्लीफाई कर लो। एम और डिवाइडेड बाय एम की पावर -3 और ऊपर ये एम स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होके? आई थिंक एम की पावर बन जाएगी, ऊपर वन है, वन, फिर -3, तो 1 + 3 4, 1 + 3 4 और -2। तो ये हो जाएगा 1 + 3 4, 4 - 2 2 होता है। टू हो जाएगा, तो एम आ जाएगा स्क्वायर।
एम का स्क्वायर आ गया, आंसर मेरा यहीं से निकल गया, यहीं से निकल नहीं गया। बिकॉज अगर इधर एम का स्क्वायर है तो इधर भी एम का स्क्वायर ही होना चाहिए ना, तो वी बेसिकली हैव आवर आंसर, वी ऑलरेडी नो कि एन टू है। बट यू कैन चेक इट द अदर वे एज वेल, कि एस जो है उसकी पावर यहाँ पे -2 आएगी, सिंप्लीफाई होकर बेशक चेक कर लो, एस को देख लो आप, एस की पावर बल्कि -2 ही आ रही है, बल्कि मुझे एम की वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं थी, ये पहले ही सिंप्लीफाई हुआ हुआ था। सो एन की वैल्यू 2 पता चल गई, जवाब आपका बी होना चाहिए 98 का, चेक कर लेता हूँ मैं, मार्किंग स्कीम से बिल्कुल सही है, राइट। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। अब हमने एक सवाल किया है, वी नीड टू स्पीड अप एंड डू मोर, 89। आओ देखें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल होंगे, कुछ आसान कुछ मुश्किल। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 2 सेकंड में हो जाते हैं, और कुछ सवाल होते हैं जो ज़्यादा टाइम लगते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके सवाल 1 सेकंड में हो जाते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके सवाल में टाइम लगता है। Which two units are identical when expressed in terms of base units? So अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है काम, ठीक है। यहाँ पे काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज ये तो पूरा लिखा हुआ ही बेस यूनिट्स में है, ये सारी चीज़ें बेस यूनिट्स में लिखी हुई हैं, इनको हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट चेक कि ए जो है वो क्यों नहीं है आंसर। जूल्स क्या होता है, आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से निकाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे जूल्स का यूनिट निकाला था। जूल्स की वर्किंग अभी अभी मैंने आपको करके दिखाई, कोई मसला नहीं, अगर नहीं करनी, अगर आपको याद है तो बेहतरीन, अगर नहीं याद तो फिर आप यहाँ से दोबारा निकालोगे। बट आई एम टेलिंग यू कि ये वाले जो हैं एटलीस्ट फोर्स, वर्क एनर्जी के और पावर के तो याद कर लो। तो ये होता है भाई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम बचेगा ना आपका एग्जाम में, और एमसीक्यू में थोड़ा टाइम का इशू होता है। और इसके आगे लिखा हुआ है पर कूलम। अब कूलम होता है चार्ज का यूनिट, और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो ये होना चाहिए एम्पेयर सेकंड्स। तो यहाँ पे आ गया एम्पेयर सेकंड्स, और यहाँ पे -1 है पावर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, केजी, केजी मीटर स्क्वायर, अच्छा, उसके बाद सेकंड की पावर -1 और सेकंड की पावर -2 क्या बन जाएगा, सेकंड की पावर -3, और एम्पेयर की पावर जो है वो सिंपली -1 हो जाएगी। तो यू कैन सी कि ये जब मैंने इसको इस तरह लिखा है तो क्या ये इसके सेम आ रहे हैं दोनों, नहीं आ रहे ना सेम, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल, विच मीन्स ए इज नॉट द आंसर। नाउ यू कैन डू दिस फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ देम, बट ये बड़ा जल्दी से पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि न्यूटन का हम सबको याद है, न्यूटन का हमें पता है क्या होता है, केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, उसके अंदर सिर्फ एक मीटर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि केजी मीटर स्क्वायर। आप लोग सब लोग सी बोल रहे थे, ये सही तो नहीं निकल रहा, जवाब गलत आ रहा है। न्यूटन मीटर जो है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो सी तो जवाब नहीं है। क्यों इतने हीरो बन के सब लोग बोल रहे थे सर सी है, सी है, सी है, इट्स नॉट सी। अब जूल्स को आप यहाँ पे चेक करें, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और उसके साथ 1 सेकंड और मल्टीप्लाई करना है हमें ये वाला, तो ये बन गया केजी मीटर स्क्वायर इंटू एस की पावर -1, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो बी आपका जवाब है। 84, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो अब उसी में से सवाल है, बट ये अब जल्दी दे देंगे सब लोग जवाब, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। सो यू कैन सी कि हर चीज़ में से आसान सवाल भी बन सकता है और मुश्किल सवाल भी बन सकता है, सवाल को बहुत मुश्किल भी बनाया जा सकता है सेम टॉपिक में से। सो एनी टॉपिक कैन बी मेड easy और difficult. आई थिंक everyone should be able to answer this pretty straightforward, क्योंकि मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, एम वी, के जी, और फिर उसके बाद मीटर्स पर सेकंड। अब बहुत सारे लोगों ने डी चूज किया है और ये गलत है। आप जो हैं उन्होंने, अच्छा यहाँ पे आप बेस यूनिट बोला है उन्होंने, कहीं कहीं उन्होंने बोला है कि बेस यूनिट पिक करो। अगर, अच्छा बाय द वे, यू मे और मे नॉट रिमेंबर कि इसका यूनिट न्यूटन सेकंड्स भी होता है, मतलब सी जवाब है, और वो मुझे कैसे पता है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपको एक और चीज़ भी पता है मोमेंटम के बारे में। कौन सी चीज़ भला, डू यू नो दैट फोर्स इज रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। सो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बन गया, फोर्स इनटू टाइम, जिसको आप ओ लेवल में पढ़ते थे और इम्पल्स भी बोलते थे। तो ये आपके पास न्यूटन हो गया, और उसके साथ सेकंड्स आ गया, तो ये आपका जवाब हो गया। हाउएवर दे नॉट आस्किंग फॉर बेस यूनिट्स। सो अगर बोला होता बेस यूनिट और एक और ऑप्शन भी दिया होता, ऑप्शन ई दिया होता, केजी मीटर्स पर सेकंड, तो फिर ये सही होता, राइट। अगर उन्होंने बोला होता कि बेस यूनिट बताएं तो फिर होता आसान तरीका। मैंने कहा था कि एक एक फॉर्मूला से जवाब ना आया तो दूसरा फॉर्मूला पिक करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी टेक्निक्स यूज करो, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, आपने
बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद ही आपके पास हर तरह का सवाल आपको नज़र भी आना शुरू होगा और आपको उनको करने की प्रैक्टिस भी होगी। और अभी ये तो सिर्फ एमसीक्यू है, थ्योरी प्रैक्टिस तो हमने जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस भी करना है। इसीलिए उसके लिए डेडिकेटेड क्लास रखी है, बिकॉज उसका एग्ज़ाम आपका पहले है। अच्छा, इसके बाद 79 करके देख लेते हैं। ओ गुड क्वेश्चन, चलो जी यहाँ देखें। सो विच क्वांटिटी कुड हैव यूनिट्स ऑफ न्यूटन मीटर पर वोल्ट। अब कुछ भी कॉम्बो बना के दे रहे हैं, वो कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हैं। क्या करें? आप ये करें, आपको मैं तरीका बताता हूँ। इसको भी बेस यूनिट्स में लिखें और इन सब के भी आप बेस यूनिट्स निकालें, और फिर जिसके मैच हो जाएं वो हो जाएगा फिर। ऐसा ही बेस यूनिट्स अगर हम इसके लिखें यार, तो शायद उससे हमें डायरेक्टली भी पता चल जाए। तो इसकी जगह आ जाएगा केजी, न्यूटन की जगह आ जाएगा केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सी, अब मुझे याद है चीज़ें, तो बेहतरी हो रही है। अब वोल्ट का थोड़ा सा मसला है। ये जो वोल्ट है, वी, वोल्ट वोल्ट जो है वो वोल्टेज का यूनिट है, विच इज वर्क डन अपॉन चार्ज। और वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अब जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये इतना आसान सवाल नहीं है। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया? एम्पेयर इनटू सेकंड्स। अब हमें ये जो पूरी चीज अभी हमने निकाली है, ये वोल्ट के इक्वल है। लेकिन हमें वोल्ट तो डालना ही नहीं ऊपर, हमें क्या डालना है? हमें वोल्ट की पावर -1 डालना है, मतलब हमें पर वोल्ट डालना है। एक आसान तरीका क्या है इसका, पूरी चीज का इन्वर्स करने का? इसका रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ ऊपर। आई होप कोई बहुत कोई मैंने अनोखी टेक्निक नहीं यूज की, सबको समझ में आई है कि वोल्ट की पावर -1 है। तो क्या वो जो मैंने पूरा उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड सा यूनिट निकाला है, उसका रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ यहाँ पे? और फिर उसको सिंप्लीफाई नहीं किया अभी, वो बाद में ही कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो चीज़ मैंने पूरी निकाली है, इसको मैंने करना है सिंप्लीफाई। फिर उसके बाद बाकी क्वांटिटी से कंपेयर भी करना है। तो थोड़ा सा ख्वारी वाला क्वेश्चन है, दिखने में बहुत आसान लग रहा था शायद, है ना? तो ये केजी और केजी तो कैंसिल हो रहा है। अच्छा, एम्पेयर किसी चीज़ के साथ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो एम्पेयर को तो आई थिंक अभी मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। अब जितने भी मीटर्स हैं उनको देख लेते हैं। m⁻1 प्लस m⁻1, m⁻2 हो गई 1+1, और नीचे m⁻−2 है। तो वो मीटर्स कैंसिल हो गए भाई सारे। ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि m और m m² हो जाएगा, नीचे वाले m² से वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलो m तो लिखना ही नहीं है। अब सेकंड्स की बात करते हैं। ये सिंप्लीफाई हो गया सवाल, ये जल्दी हो जाएगा। s⁻², और s⁻², तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर खाली बचा एम्पेयर सेकंड्स। ये तो जल्दी हो गया। ये तो जल्दी हो गया सवाल। तो ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा क्या? एम्पेयर सेकंड्स। ये तो हमें पहले ही पता कर लिया था, एम्पेयर सेकंड्स तो चार्ज का यूनिट होता है। तो ये तो कूलम है, ये तो चार्ज का यूनिट है। ये लिखा हुआ है बी में, तो ये बी हो गया। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस की बात कर लेते हैं, ऐसा ही बेस यूनिट से ही रेलेवेंट है। देखो, ये एक तरीका है चेक करने का कि एक इक्वेशन वैलिड है या इनवैलिड है। अब वैलिड और इनवैलिड इक्वेशन का ये एक चेक है। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये भी है कि अगर कोई इक्वेशन होमोजेनस नहीं है तो वो गलत है। दैट्स दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कोई इक्वेशन अगर होमोजेनस नहीं है तो वो गलत इक्वेशन है, वो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और अगर कोई इक्वेशन होमोजेनस है भी, उसके बावजूद भी वो इक्वेशन में कोई और गलती हो सकती है। तो वो ज़रूरी नहीं कि बस होमोजेनस इक्वेशन है तो वो, उसकी होमोजेनिटी तो ठीक है लेकिन उसमें कोई और मसला हो सकता है। होमोजेनिटी चेक कैसे करते हैं? ये तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिखी, इसमें टर्म्स कितने हैं? इसको एक टर्म बोलते हैं, इसको एक टर्म बोलते हैं, इसको एक टर्म बोलते हैं, इसको एक टर्म बोलते हैं। यानी कि टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस के साइन आते हैं या इक्वल के साइन आते हैं। जैसे इस इक्वेशन में एक दो तीन टर्म्स हैं, तो इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं ना, टर्म्स उनके ऐसे बेस यूनिट्स बराबर आने चाहिए। इसे कहते हैं होमोजेनस इक्वेशन। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, रो प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की इक्वेशन है, क्या ये होमोजेनस है या नहीं? तो इसको चेक करने का क्या तरीका होगा? प्रेशर का आपने डायरेक्टली यूनिट याद किया, ऐसा बेस यूनिट अगर आपने याद किया तो आप जल्दी से लिख लो। और राइट साइड पे आपको डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, इन सब के ऐसे बेस यूनिट्स पता है। इनको पता है तो राइट साइड को भी लिख के सिंप्लीफाई कर लो। लेकिन मुझे प्रेशर के ऐसे बेस यूनिट्स नहीं याद, तो मैंने कहा यार प्रेशर की जगह फोर्स अपॉन एरिया लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब मुझे फोर्स के याद है और एरिया के याद है, तो मैंने ये लिखे फोर्स के, ये लिखे एरिया के, डेंसिटी के यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिखता हूँ, यानी कि एक्सेलरेशन के, और ये हाइट के लिख लिए। अब इसको भी सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको भी सिंप्लीफाई करता हूँ। तो सिंप्लीफाई जब किया तो लेफ्ट साइड पे ये आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे भी यही आ रहा है। तो
हमें पहले से भी पता था कि ये इक्वेशन होमोजेनियस ही निकलेगी, क्योंकि ये इक्वेशन तो आपने पढ़ी हुई है यार, ओ लेवल में भी और ए लेवल में भी। तो जाहिर सी बात है सही इक्वेशन है तभी आपके सिलेबस में है, वरना तो होती ही नहीं फिजिक्स में ये इक्वेशन। सो ये इक्वेशन होमोजेनियस है, क्योंकि इसके एसआई बेस यूनिट्स हर टर्म के एक जैसे आ रहे हैं। ऑलराइट, नाउ व्हेन आई विल अपलोड योर नोट्स, जिन बच्चों जो पास पेपर सेशन वाले बच्चे हैं सिर्फ, तो आप ये वाली और ये वाली एग्जांपल्स भी करके देख लेना। बट दैट्स बेसिकली द समरी ऑफ इट। एंड देन मैंने कि जैसे बताया कि ये एक इक्वेशन है, आपने काइनेमेटिक्स में ये इक्वेशन पढ़ी हुई है। अब ये इक्वेशन होमोजेनस तो है, बिल्कुल है, इसकी मैंने यहाँ होमोजेनिटी चेक करके दिखाई हुई भी है, ठीक है। बट एक बात बताओ, क्या ये इक्वेशन सही है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं भाई, ये इक्वेशन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाफ आपने अपनी मर्जी से गायब कर दिया। अच्छा, तो 1/2 कहाँ चला गया? अपनी मर्जी से गायब थोड़ी कर सकते हैं आप। तो ये इक्वेशन गलत है ना, इसमें कोफिशिएंट आपने गलत कर दिया। या सपोज करो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ या इधर 3 लगा दूँ, इससे इक्वेशन के यूनिट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होमोजेनस तो रहेगी इक्वेशन। सो होमोजेनस का मतलब ये नहीं कि इक्वेशन बस के पक्की सही होगी, इक्वेशन में और भी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन में एक टर्म मैंने पूरा गायब कर दिया, इस इक्वेशन में एक जानबूझ के पूरा टर्म मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, अब ये आपको पता है कि यूनिट कन्वर्जन के लिए आपने यूज करने प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की ये पूरी लिस्ट है, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। ये आपको पूरी लिस्ट याद करनी है। मैंने यहाँ डॉटेड लाइन क्यों बनाई है? क्योंकि ये वाले जितने भी प्रीफिक्सेस हैं, जिनके ये सिंबल्स हैं, ये यूनिट से पहले लगते हैं, जाहिर सी बात है, और वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक सर्टेन 10 की पावर को। तो ये वाले जो सारे हैं, इनकी 10 की पावर, इनकी 10 की जो पावर है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि यूनिट को बड़ा बनाते हैं, राइट। Like a kilometer is bigger than a meter, for example. A megawatt is bigger than a watt, right? इसी तरह जो ये वाले सारे यूनिट्स हैं, इनकी 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में है। यानी कि डॉटेड लाइन इसलिए बनाई क्योंकि ये यूनिट को छोटा बनाते हैं। जैसे मीटर बड़ा होता है या मिलीमीटर बड़ा होता है, ऑब्वियसली मिलीमीटर छोटा होता है, माइक्रोमीटर उससे भी छोटा होता है। सेकंड्स बड़ा होता है या माइक्रो सेकंड्स बड़ा होता है, ऑब्वियसली माइक्रो सेकंड्स छोटा होता है, राइट। इनको याद करने का एक आसान तरीका ये भी है कि डेसी की और आई थिंक सेंटी की एक्सेप्शन ले लो, तो बाकी सब 3 की टेबल में ही आ रहे हैं। देखो सब 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो उनको याद करना उस हिसाब से आसान है। अच्छा, यूनिट कन्वर्जन का सिंपल ट्रिक बता दूं, ये एग्जांपल्स आप कर लेना, ठीक है, आपसे हो जाएंगी, बिल्कुल आसान है। और यूनिट कन्वर्जन की बल्कि मैंने एक रील भी बना के इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, जाकर ढूंढ लेना, बहुत ईजी है। सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इनके अंदर नोटिस करो कि प्रीफिक्स पहले नहीं लगा हुआ था और बाद में मैंने प्रीफिक्स को लगाना है। तो मैंने रिस्पेक्टिव 10 की पावर से डिवाइड करना है, यानी कि इसको मैंने करना है डिवाइड बाय 10 की पावर 3। किलो की 10 की पावर 3 होती है ना, तो उसे डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड करना है 10 की पावर -2 से। इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, विच बेसिकली मीन्स कि ये क्या बन जाएगा? 160 सेंटीमीटर बन जाएगा, राइट। सो कन्वर्जन इस तरह बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या करूँगा? 10 की पावर, इसको डिवाइड कर दूंगा 10 की पावर -3 से, तो इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। सो ये इसकी मिलीमीटर्स में कन्वर्जन हो जाएगी। तो जहां पे आपने प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ पहले से और उसकी जगह आपने प्रीफिक्स को लगाना है, वहां पे आपको डिवाइड बाय 10 की पावर करना है। और ये वाला ज़्यादा आसान है, दिस इज द मोस्ट कॉमन केस दैट यू विल बी डीलिंग विद। एंड ये वो वाला केस है जो आपका ज़्यादातर एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है और इधर से प्रीफिक्स हटाना है, यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है यहाँ से हटाना है, यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है यहाँ से हटाना है, यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव पावर ऑफ 10 से। सो फॉर एग्जांपल, इट्स सो सिंपल टू कन्वर्ट इनटू फ्रॉम नैनोमीटर्स टू मीटर्स। और ये आपको जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में बहुत दफ़ा करना पड़ेगा, वेव्स के चैप्टर में, सुपरपोजिशन के चैप्टर में, यू सिंपली डू दिस, दैट्स इट, कन्वर्जन हो गई। यहाँ पे सिंपली डू दिस, कन्वर्जन हो गई, 1 सेकंड में हो जाता है बस, ठीक है। अच्छा, रीजनेबल एस्टिमेट्स को जल्दी से देख लेते हैं। रीजनेबल एस्टिमेट्स के इस चैप्टर में एक पार्ट है जिसका बच्चे बोलते हैं यार क्या करें। ये मैंने तो अपनी तरफ से जितनी मैं लिस्ट डाल सकता था यहाँ पे डाल दी, ये सारी जितनी भी, आप इसको एग्जाम से एक दिन पहले याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत सारी एग्जांपल्स डाली मैं याद करने के लिए, बट आप कितनी याद कर लोगे? ये भी याद करोगे तो भूल तो सकती हैं। तो रीजनेबल एस्टिमेट्स के सवालों का जवाब मैं अभी आपको सवाल दिखाता हूँ। एक तो बात यह कि नंबर 1 तो कॉमन सेंस, नंबर 2 ये कि जब आप पास पेपर्स प्रैक्टिस करोगे अभी, तो आपको फॉर एग्जांपल एक चीज़ वो पूछते हैं कि मेटल्स का यंग मॉडुलस जो है वो क्या होता है। अब मेटल्स का यंग मॉडुलस आपको कैसे याद हो सकता है यार? बिल्कुल भी नहीं याद होगा। लेकिन जब डिफॉर्मेशन के सवाल करोगे
और यंग मॉड्यूलस के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें यंग मॉड्यूलस की जो वैल्यूज होती हैं वो रियल लिखी होती हैं। सो लेट से वो बोलते हैं स्टील का यंग मॉड्यूलस जो है वो जो भी होता है। अब आप नोटिस करोगे कि जितने भी मेटल्स के यंग मॉड्यूलस हैं वो 10 की पावर 11 से आई थिंक 10 की पावर 12 पास्कल्स की रेंज में होते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन पिक गुड आंसर्स स्पेशली फ्रॉम द एमसीक्यूज। और थ्योरी क्वेश्चंस में भी इसी तरह वो आपको एस्टिमेट लिखने का बोलते हैं। तो भाई एक दूसरा ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप अपने जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं और उसके अंदर जो आंसर्स आते हैं और जो क्वांटिटीज दी भी होती हैं उन पे भी फोकस करो ना, उससे आपको याद हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है भाई। सो बाकी ये लिस्ट मैंने दी हुई है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है। अब ये दो एग्जांपल्स मैंने सिलेबस में करवाई हुई भी हैं, इसी तरह की एग्जांपल्स अभी हम अभी पास्ट पेपर्स में भी देख लेते हैं कि एक एडल्ट मेल ह्यूमन है। सो एक एथलीट है फॉर एग्जांपल, और उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की आप जो है ना वो एस्टिमेट निकाल दें। तो कैसे निकाला हमने? 4000 जूल्स। देख लेना एग्जांपल्स के थ्रू। ये चेक कर लेना वॉल्यूम ऑफ अ ह्यूमन हेड। अगर ह्यूमन के हेड को मैं स्फेयर अज्यूम कर लूँ और उसका रेडियस का अंदाज़ा लगा लूँ, क्योंकि डायरेक्टली वॉल्यूम का अंदाज़ा कैसे लगाओगे यार? वॉल्यूम का किसी भी, मैं बोलूँ यार कप का वॉल्यूम क्या है, बहुत मुश्किल है बताना। बट अब और अज्यूम कर लो कि कप की जो शेप है वो एक सिलेंडर है, और सिलेंडर का डायमीटर या रेडियस का तुम अंदाज़ा लगाना चाहो तो फिर भी शायद लगा सकते हो सेंटीमीटर्स में। और इसकी जो लेंथ है, टोटल हाइट है, उसका अंदाज़ा लगाना चाहो तो ये वाले सवाल देखते हैं और कुछ आंसर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आओ स्पीड अप करें। सो क्वेश्चन नंबर देखें, 92 देखते हैं, फिर 83 देखते हैं। व्हाट इज व्हाट एस्टिमेट इज अ रीजनेबल एस्टिमेट? अब ये मुश्किल है यार, जाहिर सी बात है, मैं भी इनमें अक्सर गलती कर देता हूँ। तो आई टेल स्टूडेंट्स के यार ये वो आखिरी चीज़ है। लेट से आपने डिस्टिंक्शन लेनी है, आपने 40 में से 40 मार्क्स लेने हैं या 38 मार्क्स लेने हैं एमसीक्यूज में। ये वो चीज़ है जिसकी आप सबसे एंड में जाके टेंशन लेंगे इस टाइप के सवालों की, क्योंकि एक या दो ही आएंगे ना आपके पूरे पेपर में। तो अगर आपने डिस्टिंक्शन लेनी है और आप बोल रहे हो मैं 40 में से ना 38 या 39 मार्क्स लूंगा, ये वो चीज़ है जिसकी आपने सबसे एंड में ज़्यादा टेंशन जाके टेंशन लेनी है इनको याद करने की। ठीक है। बाकी पहले अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह पक्के करोगे, जो और चीज़ें आप याद कर सकते हो वो करोगे, ये चीज़ें हो जाएंगी। आखिरी दिन में जाके जितने वो तुक्के लगा सकते हो और चीज़ जितना रट्टा लगा सकते हो लगा लेना। अब इस टाइप का सवाल करना इतना, इसमें हम दिमाग नहीं अपना लगा सकते, बट एनी हाउ कोशिश करते हैं इसको करने की। फिर मैं आपको मार्किंग स्कीम से देख के आंसर बता दूंगा। ठीक है चलो। तो तकरीबन 1 × 10⁻³ इज द मास ऑफ अ ग्रेन ऑफ अ सैंड। ठीक है, मुश्किल है बताना। ऐसा करते हैं सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, कोई ऑब्वियसली रॉन्ग लगे तो उसको निकाल देंगे। अब मुझे नहीं पता, इस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ अ टेनिस बॉल, इसको ना निकालना थोड़ा सा फिर भी है कि टेनिस बॉल जो होती है, फॉर एग्जांपल टेनिस बॉल जो होती है तकरीबन इतनी, इससे भी बड़ी होती है थोड़ी, तकरीबन इतनी होती है। ठीक है। अब मैं इसका, अपना एग्जाम है, मेरे पास रूलर होगा, मैं चेक करूंगा, बोलूंगा अच्छा यार इसका रेडियस आ रहा है तकरीबन, डायमीटर आ रहा है इसका 7 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का इसका हम निकाल लेते हैं, 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस अज्यूम कर लेते हैं। और स्फेयर है ये, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 4/3 पाई r³ अब 4 सेंटीमीटर जो होता है वो मीटर में कितना होता है? आई गेस ये होता है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर निकाल के देख लो अंदाजन कि क्या आता है। इज दैट इन द सेम रेंज? पता नहीं, चेक कर सकते हैं। 4/3 इंटू पाई इंटू 0.04 का क्यूब। तो जवाब तो 10⁻⁻⁴ में आ रहा है। मैं सिर्फ 10⁻⁻⁴ देख के ही बोल दूंगा कि यार ये मुझे गलत लग रहा है। ठीक है। 1 जूल, 10⁻0 का मतलब है 1। तो 1 जूल का वर्क इन लिफ्टिंग एन एप्पल फ्रॉम वेस्ट हाइट टू हेड हाइट, सो अबाउट 1 मीटर। और तकरीबन एप्पल होता भी 1 न्यूटन का है, ना भी याद आ रहा हो तो इसको तकरीबन एक एप्पल तकरीबन 200 ग्राम, चलो 200 ग्राम नहीं, मैं ज़रा अपनी आसानी के लिए 100 ग्राम लिख लेता हूँ। सो हाउ मैनी केजीज इज दैट? 0.1 kg। और फिर अगर जी को 10 अज्यूम कर लूँ तो इसका वेट क्या बन जाएगा? हम इसको mgh से भी कर सकते हैं, बट आप कह लो कि mg। तो 0.1 × 10, 1 न्यूटन एक एप्पल का वेट है। और तकरीबन जो आप डिस्टेंस मूव कर रहे हो ये भी तकरीबन 1 मीटर का है। सो यस, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये 1 × 1, 1 जूल का आंसर मुझे रीजनेबल लग रहा है। सो 92 सीम्स लाइक द राइट थिंग। अच्छा, डी ऑब्वियसली रॉन्ग लगता है मुझे, क्योंकि 10,000 वॉट का कोई बल्ब नहीं है भाई आपके, ना घर में ना आपकी स्ट्रीट लाइट में कोई 10,000 वॉट बल्ब का कोई बल्ब नहीं है।
10,000 वॉट तो आपके घर में स्त्री और मेरे ख्याल से आपका एसी भी नहीं यूज़ कर रहा, तो कौन सा बल्ब होगा जो 10,000 वॉट का होगा? सो दैट्स इम्पॉसिबल। सो आई गेस सी इज़ द राइट आंसर, एंड इफ आई चेक द मार्किंग स्कीम देन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये भाई इस तरह ही हो सकते हैं सवाल। आ जाओ आगे देखते हैं, 83 को चेक करते हैं। अब ये सवाल मैंने अभी आपको दिखाया था, अपने मेरे नोट्स में भी डला हुआ था। रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एथलीट रनिंग इन 100 मीटर रेस। देखो मैं जल्दी से बात करूंगा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। आप मान लो कि उसका जो मास है ना वो 80 kg का मान लो। एक हेल्दी बंदा जो एथलीट होता है, मसल्स वसल्स बने हुए होते हैं, 80-85 kg का होता है। और 100 kg भी बोल सकते हो, चलो ज़्यादा कर लो, एस्टिमेट्स ही हैं, रेंज होगी बड़ी। और जो उसकी स्पीड होगी, यार देखो 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो यूसैन बोल्ट का 9 पॉइंट समथिंग है। तो अगर आप एक नॉर्मल एक एवरेज एथलीट ले लो तो उसका 10 सेकंड का रिकॉर्ड होगा। तो अगर वो 100 मीटर 10 सेकंड में भाग रहा है तो उसकी जो भागने की स्पीड है वो 10 की बनी, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। तो 100 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब स्पीड आ रही है उसकी 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या जवाब आता है इससे? हमें देखो सारे आंसर्स बहुत डिफरेंट हैं, तो बड़ा इजीली पता चल जाएगा। 80 इंटू फिर 10 का स्क्वायर, तो 4,000 बड़ा एग्जैक्ट आंसर आया है। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, आपका 5,000 6,000 3,000 भी जवाब आता तो ऑब्वियसली 4,000 ही पिक करते। राइट, सो दैट्स वन मोर। 78 देख लेते हैं अब। हमारे कंट्रोल में ये चीज़ इतनी ही है बस। ओके, व्हाट इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी इंडिकेटेड? तो कोई इम्पॉसिबल वैल्यू देख लो। 600 न्यूटन द वेट ऑफ अ फुली ग्रोन रेस हॉर्स seems about sounds about right. 5 lakh the momentum of a lorry, so truck, sounds about right. 400 meter cube the volume of water in a swimming pool, I guess सही लग रहा है। 2,000 वॉट इलेक्ट्रिक कैटल, यार मेरी इलेक्ट्रिक कैटल जो है वो 1,800 वॉट की है, तो ये तो मुझे सही लग रहा है। मेरे घर में जो कैटल है वो 1,800 वॉट की है, तो 1,800 वॉट 2,000 के आसपास ही होगा ना, तो वो गलत क्यों होगा? तो अगर हॉर्स जो है वो फुली ग्रोन हॉर्स कितना होगा? 200 kg का होगा। चलो इसका वेट निकाल के चेक करते हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ आई गेस ये गलत लग रहा है। हॉर्स का वेट ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा तो नहीं किया लेकिन डबल ट्रिपल कर दिया तकरीबन। ये कितना आ रहा है, बल्कि कम कर दिया है। 2,000 न्यूटन तो आ रहा है हॉर्स का वेट। अगर एक 200 kg का हॉर्स है, मुझसे डबल वेट मास का है तकरीबन। मैं 100 kg का नहीं हूँ, मतलब 80-85, तो उसका 150 भी ले लो यार, तो 1,500 तो वो आ रहा है। तो आई गेस डी इज़ द रॉन्ग एस्टिमेट ओवर है, एंड डी शुड बी द आंसर। 78 का डी बिल्कुल सही है। हाँ, वो हॉर्स वाला जो था ना वो गड़बड़ था। सही है जी। तो हॉर्स का उन्होंने कम दिया हुआ था एस्टिमेट। सीन ये है कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, जब भी आप कोई रीडिंग लेते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप कोई भी रीडिंग लेते हो, वो कभी हो ही नहीं सकता कि आप 100% श्योरिटी से के साथ बोलो कि ये रीडिंग है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी हो, सपोज करो मैं कमरे की लेंथ मेजर करना चाहता हूँ। कमरे की लेंथ मेजर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बट सपोज करो कोई सबसे महंगा मैं ऑर्डर करके ना अमेजोन से कोई लेज़र वाला जो है वो इंस्ट्रूमेंट मंगवाता हूँ, जिससे मैं कमरे की लेंथ मेजर कर सकता हूँ, जो बाहर कारपेंटर वगैरह उनके यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी मैन्युफैक्चरर ने लिखा हुआ होगा कि इसकी ±0.5 mm या ±1 mm या वॉट एवर उसके अंदर अनसर्टनिटी होगी। इसी तरह मैंने अपने आईपैड की थिकनेस मेजर करनी है, वैल्यू में थिंक सर वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर से हो जाएगा काम। लेकिन उसका भी कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है, यानी कि उसके अंदर भी जो दो डिविजन्स होती हैं उनके बीच में कोई गैप तो होता है ना। सो इफ दिस इज अ मीटर रूल, जस्ट टेक ए सिंपल एग्जांपल, ये मीटर रूल है। अब इस मीटर रूल की जगह अगर आप ज्यादा प्रिसाइज मीटर रूल इमेजिन करो तो वो कैसा होगा दिखने में? उसके अंदर लाइंस ज्यादा करीब होंगी, लेकिन क्या इससे भी ज्यादा करीब हो सकती हैं लाइंस? और हो सकती हैं, और भी करीब हो सकती हैं, और भी करीब हो सकती हैं। तो इसमें तो कोई लिमिट नहीं है। तो आपका कभी भी 100% आप श्योरिटी के साथ कोई भी रीडिंग नहीं देते, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो डिजिटल स्केल हो, चाहे वो एनालॉग हो, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और उसको हम एक रेंज की फॉर्म में वैल्यू के साथ एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, रेंज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू में अनसर्टेनिटी कितनी है। बुरी बात यह है कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो, अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है तो बुरी बात है, अनसर्टेनिटी कम हो तो अच्छी बात है। सो देखो अनसर्टेनिटी को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एब्सोलूट या परसेंटेज की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि एक लेंथ है 15.7 सेंटीमीटर की, उसके साथ लिख दिया है ±0.2 उसके यूनिट से पहले, यानी कि ये लेंथ 15.9 भी हो सकती है
और 15.5 भी हो सकती है। सो ये रेंज दी हुई है कि ये इतनी ऊपर भी हो सकती है और इतनी नीचे भी हो सकती है लेंथ। अब इसी को मैं परसेंटेज की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। 0.2 को यहाँ पे लिखो और 15.7 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो 1.3% परसेंटेज की फॉर्म में भी आप अनसर्टेनिटी दे सकते हैं। जब परसेंटेज की फॉर्म में अनसर्टेनिटी देते हैं तो वैल्यू लिख के उसका यूनिट पहले लिख देते हैं, फिर बाद में अनसर्टेनिटी के साथ परसेंट का साइन लगा देते हैं। और जब एब्सोलूट अनसर्टेनिटी लिखते हैं तो यूजुअली अनसर्टेनिटी साथ ही लिख देते हैं, फिर यूनिट एंड पे आता है। ठीक है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैसे एब्सोलूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करते हैं? 1.3% ऑफ 15.7 आपने निकालना है। सो 1.3 अपॉन 100 आप मल्टीप्लाई पे 15.7 करोगे तो वही 0.2 वापस आ जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे एक और दो एग्जांपल्स करके दिखाओ, सिर्फ दो एग्जांपल, एक ये वाली और एक ये वाली, एग्जांपल नंबर 1 और 3 कर लें अगर हम सिर्फ, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल 3 देखो, पहले एग्जांपल 3 में डायमीटर लिखा हुआ है और उसके साथ में एब्सोलूट अनसर्टेनिटी लिखी हुई है ना। ठीक है। एब्सोलूट अनसर्टेनिटी को और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एक रूल ऑफ थंब ये है कि बस वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं, इतना कोई मतलब वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो 2.34 लिखा हुआ है प्लस माइनस 0.01 लिखा हुआ है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। क्या करेंगे? 0.01 डिवाइडेड बाई 2.34 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ये आ रही है। अब ये इतने सारे सिग्निफिकेंट फिगर ना लिखो, बस वन में या टू में लिख दो, प्लस माइनस 0.4 लिख दो या प्लस माइनस 0.43 लिख दो। ठीक है। यहां पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है और उसको एब्सोलूट में लिखना है, तो क्या करेंगे? 3/100 इंटू 42.2 कर देंगे, तो वो ये आ रही थी परसेंटेज एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। लेकिन इसके अंदर हमेशा एक ये बात भी ध्यान में रखनी होती है कि जो वैल्यू में जितनी डेसिमल प्लेसेस है ना, आपकी अनसर्टेनिटी में भी उतनी ही डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हुआ वो। सो देखो प्लस माइनस 1.3 लिख दिया मैंने। ऑल राइट। सो यू कैन चेक आउट अदर एग्जाम्पल्स एज वेल फ्रॉम द नोट्स। ये तो था कि एब्सोलूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बात समझ लो कि अनसर्टेनिटी जब कम होती है तो वो अच्छी बात है, और जितनी अनसर्टेनिटी कम होती है हम कहते हैं वैल्यू उतनी ही प्रिसाइज है। अभी प्रिसीजन और एक्यूरेसी हम आगे जाके अभी देखते हैं। अनसर्टेनिटी को कंबाइन कैसे करते हैं कैलकुलेटेड वैल्यूज के लिए? भाई देखो, सपोज करो कि तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, यानी कि तुमने x को और y को कंबाइन करके, x को और y को तुमने कंबाइन करके क्या निकालना है? u निकालना है। तो x और y को जब कंबाइन करके तुमने u निकालना है, तो मैंने x की वैल्यू भी दे दी है, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है वो भी दे दी है, y की वैल्यू दे दी है, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है वो भी दे दी है। तो x प्लस वाई यू तो तुम निकाल लोगे, कैसे आएगा? u की वैल्यू है 7.7, क्योंकि 5 और 2.7 को प्लस किया तो 2.7 आ गया, लेकिन 7.7 आ गया। लेकिन u में अब अनसर्टेनिटी क्या है? वेल, रूल बड़ा सिंपल है। अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो आपकी रॉ वैल्यूज है ना, या जो आपकी वैल्यूज हैं जिनको आप एडअप कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज का भी सम ही कर दो। यानी कि 0.1 और 0.2 को ऐड कर दो तो 0.3 यू की अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो यू को कैसे लिखेंगे? 7.7 प्लस माइनस 0.3। इतनी सी बात है। सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंट होगा? नहीं, सेम ही होगा। तो इवन तो y माइनस एक्स करके अब मैं v निकाल रहा हूं, बट प्लीज रिमेंबर कि अनसर्टेनिटी को अभी भी प्लस ही करना है। तो यह अनसर्टेनिटी क्या होगी? 0.08 होगी, इनको माइनस नहीं करना, 0.02 नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने और केसेस भी करवाए हैं, यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दीज एंड ट्राई एंड सारी बातों को, अपने कॉन्सेप्ट को आराम आराम से बिल्डअप कर सकते हो। बट लेट्स गो एंड डू दिस डायरेक्ट केस जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और साथ में कुछ और चीज़ों की भी समझ में आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ना पहले रूल समझ लो। वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो जाए ना, अगर अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके कोई फॉर्मूला से यूज़ करके नई क्वांटिटी निकाल लो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसमें ना अब आप एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज की मदद से खाली काम नहीं कर सकते। आपको उन सारी क्वांटिटीज की चाहिए होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब ये हो सकता है कि सवाल में आपको एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज दी हुई उन सब क्वांटिटीज की, तो पहले सबकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी से उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी, फिर सम करना पड़ेगा उन सारी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का, और फिर आएगी फाइनल कैलकुलेटेड क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फिर उसको हो सकता है फाइनल आंसर में वापस एब्सोलूट में कन्वर्ट करना पड़े, हो सकता है परसेंटेज में ही आंसर देना हो। सो अगर आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखें केस 5 में, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो। सो बेसिकली आपको तीन वैल्यूज दी हुई हैं, एक्स वाई जी, और एक्स वाई जी इस फॉर्मूला में यूज होंगे, से यू आएगा। यू कैसे आएगा? 4 पाई x² इंटू वाई क्यूब अपॉन अंडर रूट जी। अंडर रूट का मतलब होता है जेड की पावर हाफ, ये याद रखना। अब सीन ये है कि एक्स वाई और जी की मदद से आप यू तो निकाल ही लेंगे, राइट? जब यू के अंदर अनसर्टेनिटी निकालने का टाइम आएगा,
तो भाई यू जो है ना, उसकी अनसर्टेनिटी आप एब्सोलूट वाली नहीं निकाल सकते, आपको पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। और उसके लिए इन सारी एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि 0.1 अपॉन 7.76 इंटू 100, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली, इसकी भी परसेंटेज निकाल ली, इसकी भी परसेंटेज निकाल ली, सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली। अब मैं यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक्स वाई और जी की जो ये वैल्यूज हैं ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ और यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अभी मैंने ऐसे लिखी है और इसको राउंड ऑफ नहीं किया, ये देखो, राउंड ऑफ नहीं किया बिल्कुल भी। तो यू निकाल लिया और सारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज की फॉर्म में लिख लिया। अब कभी कभार ऐसे भी होता है एग्जाम में ये डायरेक्टली परसेंटेज की फॉर्म में ही आपको दी हुई होती है, तो आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। अब आप यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे भाई? ये जो एक्स वाई और जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हैं इनको आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन एक बात और है, इनकी पावर को भी देखना पड़ेगा। अगर तो ये खाली यहाँ पे एक्स लिखा होता तो बस यहाँ पे ये लिख देता, प्लस कर देता। खाली वाई लिखा होता तो बस इसके अंदर प्लस कर देता। खाली जेड लिखा होता तो बस इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पे मैं ऐड कर देता। लेकिन जो इनकी पावर होती है वो फिर इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो ये देखो, एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ लिखी है, लेकिन उसकी पावर 2 है तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वाई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ लिख दी, लेकिन उसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि वाई क्यूब हुआ हुआ है। और जेड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ लिख दी, लेकिन उसको 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है? क्योंकि अंडर रूट है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। सो जब फाइनल आंसर निकाला तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी यू के अंदर ये आई। अब यू की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? वेल, परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ यू। तो परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय यू की वैल्यू, यू की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये आ रही है 7230। अब इसको और इसको यहाँ पे कंबाइन करके लिखना है तमीज़ के साथ। तो भाई आप अपनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कोशिश करोगे वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा? 7000 बन जाएगा। अब ये क्योंकि नियरेस्ट 1000 तक जो है वो राउंड ऑफ हुआ, तो इसको भी मैंने नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ किया, यानी कि ये 7000 है तो इसको भी मैंने 186,000 बनाया। तो उसकी राउंडिंग ऑफ जो है सेम प्लेस तक करनी है, ये सेम डेसिमल प्लेस तक करनी है। सो दैट वाज एन एग्जांपल। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये सवाल कर सकते हैं। अब आ जाओ इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। अब वो कह रहे हैं यार कि आप ना, माइक्रोमीटर है, उसे डायमीटर मेजर कर रहे हैं एक स्फेयर का, और उसका डायमीटर ये आया है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम? भाई पहली बात तो ये है कि आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये सरप्राइज होके मत बोलना कि सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यों पता होना चाहिए। ये होता है, ठीक है, 1/4/3 पाई r क्यूब। अब आपको क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और स्फेयर, इसका आपको पता होना चाहिए। यार फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी वही है, बस उसमें 100 नहीं मल्टीप्लाई हुआ होता दोनों तरफ से भैया। तो आपको अगर वो आसान लगता है उससे कर लो, इट्स फाइन। बट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का वर्ड आपको पूरे सिलेबस में किसी क्वेश्चन के अंदर यूज हुआ हुआ नजर नहीं आएगा। तो वो इसलिए मैं परसेंटेजेस में वर्क करता हूँ, समझाना भी आसान होता है। तो भाई अब सीन ये है कि आप पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। आई डोंट थिंक यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम रियली। डू यू रियली नीड टू फाइंड द वॉल्यूम? नो, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं निकालनी, तो वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पहले डायमीटर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में निकाल लो क्या होगा। तो ये कितना आता है? डायमीटर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में निकाला, क्या होगा? अच्छा, अब आपका सवाल आएगा, मुझे पता है कि सर ये तो रेडियस है तो डायमीटर में क्यों निकाल रहे हैं। बेटा, डायमीटर के टर्म्स में भी आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, तब भी उस पे एंड में क्यू भी आएगा। और जो डायमीटर की और रेडियस की, डायमीटर और रेडियस की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो बराबर ही होगी, क्योंकि जब इसको आप चेंज करोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं, आई डोंट थिंक फर्क पड़ना चाहिए, सेम ही रहेगी। तो 0.01/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो आ रही है 0.2%। 0.2% इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब इस फॉर्मूला को तुम अगर इन टर्म्स ऑफ डी भी लिख लो तो वो इवेंचुअली डी के ऊपर क्यू भी आएगा। तो ये बात हमें पता है कि अब वॉल्यूम की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसके अंदर एक ही वेरिएबल है, 4/3 पाए तो कुछ है नहीं, वो तो सारा कांस्टेंट है। तो डी की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, जो आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, लेट्स से डी की कह लेते हैं या आर की कह लो, एक ही बात है, डजेंट मैटर, उसका भी क्यू भी आएगा। वो आएगा डी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और कोई वेरिएबल इसमें है नहीं, तो बस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 0.2 के साथ सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6% आ जाएगा। इट शुड बी योर आंसर इफ आई जस्ट डबल चेक दिस। तो आंसर सही आया, बिल्कुल सही है, 0.6 ही होगा। ठीक है बेटा। यार जब कोई चीज़ क्वांटिटी होगी, 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर क्यूब आएगा ना यहाँ पे। अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर भी लिख लूँ बाय द वे इस फॉर्मूला को, तो क्या होगा?
4/3 पाई। आर को इन टर्म्स ऑफ डी लिखें तो क्या होता है, R is d/2, तो यहाँ पर d/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4/3 पाई डी का क्यूब, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 8। तो ये 1 और 2, दिस विल बिकम 6 पाई d³ अपॉन 6। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। सो इन द एंड सी यू कैन राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डी एज वेल, दे विल स्टिल बी अ क्यूब ओवर हेयर। 87 देखते हैं। डायमीटर है एक डिस्क का, सर्कुलर डिस्क यह है। तो एरिया क्या है डिस्क का, और उसके अंदर एब्सोलूट अनसर्टेनिटी क्या है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायमीटर की फॉर्म में पता हो फॉर्मूला तो ज़्यादा बेहतर है। तो πd² अपॉन 4 हो जाएगा। अच्छा, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 4, आपका जवाब क्या आ जाएगा 38.5, 38.48 आ रहा है। तो ऑप्शन सी और डी तो है ही नहीं, ठीक है। अब आपने निकालनी है एरिया के अंदर एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। तो आपको वही बात समझनी है कि पहली बात तो ये कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 0.1 ÷ 7 × 100 क्या आ जाएगा, 1.4%। अब 1.4% यहाँ पे आ रहा है, ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, वही डी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लेकिन डी के ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो गई, 1.4 × 2, 2.8%। ये तो बहुत ही हिला हुआ जवाब आ रहा है यार। तो इनमें से अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2.8% इसकी पर एब्सोलूट अनसर्टेनिटी नहीं है ना। अब मुझे ए की एब्सोलूट अनसर्टेनिटी अगर निकालनी है तो मुझे 2.8/100 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ एरिया करना है, यानी कि इसको एब्सोलूट अनसर्टेनिटी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो वो आ जाएगी 2.8 ÷ 100 मल्टीप्लाइड बाय 38.48। तो फाइनल जवाब क्या आएगा, फाइनल जवाब आ जाएगा 1.0 प्लस माइनस। तो ये कैन सी कि ये एब्सोलूट अनसर्टेनिटी है और ये एरिया है। सही जवाब कहाँ पे है? आप ये नहीं पिक कर सकते क्योंकि इसमें एब्सोलूट अनसर्टेनिटी 100% गलत है। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये 38 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, विच मीन्स कि आपका ये और ये सही लिखा हुआ है, बी आपका जवाब है। अनसर्टेनिटी को हमने समझ लिया था क्या होती है। अनसर्टेनिटी के अंदर हमने कैलकुलेशंस भी सीख ली थी कि अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं एक डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर। अब हम समझेंगे एरर क्या होता है। अच्छा देखो, अनसर्टेनिटी तो हमेशा ही होती है रीडिंग में, कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ योर प्रोसीजर। बट एरर जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो ना भी हो सकती है और हो भी सकती है, ठीक है। उसमें भी लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। तो एरर जो है ना वो बेसिकली ये है कि आपकी ट्रू वैल्यू, यानी कि जो आपकी एक चीज़ की सही वैल्यू जो होनी चाहिए और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब एरर दो तरह से आ सकते हैं, यानी कि ये बेसिकली बता रहा है कि रीडिंग सही है या गलत है। सो दो तरह के एरर्स हैं, सिस्टमैटिक और फिर रैंडम एरर्स, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर एक ऐसे टाइप का एरर है जिसकी रीज़न तो भी हम देखेंगे क्या हो सकती है, बट उसका अफेक्ट पहले आपको पता होना चाहिए रीडिंग्स पे या मेजरमेंट्स पे क्या आएगा। इफ़ यू हैव अ सेट ऑफ रीडिंग्स, तो हमेशा आपकी जितनी भी सेट ऑफ रीडिंग में से रीडिंग आ रही है ना सारी, अगर वो सब की सब आपकी ट्रू वैल्यूज से ज़्यादा आ रही हैं या सब की सब ट्रू वैल्यूज से कम आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है। तो ये होता है सिस्टमैटिक एरर। इमेजिन करो आई हैव दिस सेट ऑफ डेटा। सो सपोज कर लो मैंने कोई लेंथ मेजर किया है या कुछ भी मेजर किया है वट एवर। तो आई टुक दीज लाइक 4 रीडिंग्स। अब ये उनकी ट्रू वैल्यू होनी ये चाहिए थी सपोज कर लो, लेकिन जो मेरी वैल्यू मेजर हुई वो एक्चुअली ये आई। तो जहाँ 6 होनी चाहिए थी वहाँ 5.91 आया, जब 5.5 होनी चाहिए थी वहाँ 5.42 आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया। नाउ यू कैन सी आई हैव ऑल द रीडिंग्स बिलो द ट्रू वैल्यू। ऐसा भी हो सकता था दैट दे कुड ऑल हैव बीन अबव द ट्रू वैल्यू, मतलब सारी अगर बिलो या सारी अबव द ट्रू वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टमैटिक एरर की वजह से हो रहा है, ठीक है। और एरर का साइज, यानी कि जो डिफरेंस है वो भी रफली तकरीबन बराबर ही रहता है। सो दैट सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, बट दीज आर नॉट ऑल एग्जांपल्स दैट एग्जिस्ट, दीज आर जस्ट फ्यू मेजर एग्जांपल्स। जीरो एरर एक ऐसी एग्जांपल है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, माइक्रोमीटर में, मीटर रूल में, आपके मास बैलेंस में। ज़ीरो एरर किसी भी वजह से आ सकता है। वो रीडिंग क्या होती है, ज़ीरो एरर का मतलब होता है भाई जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट पे रीडिंग ज़ीरो होनी चाहिए, उस पर रीडिंग ज़ीरो के से ज़्यादा या ज़ीरो से कम, यानी कि नेगेटिव में आ रही है। तो अगर आपकी एक्चुअल रीडिंग जब स्टार्ट ही गलत जगह से हो रही है तो मेजरमेंट गलत होगी। तो ये हमेशा पर सिस्टमेटिक एरर जो है
आपका देगा। अगर आपका पॉजिटिव जीरो एरर है फॉर एग्जांपल, तो योर रीडिंग्स विल ऑलवेज बी अबव द ट्रू वैल्यूज। इफ यू हैव अ नेगेटिव जीरो एरर्स, योर रीडिंग्स विल ऑलवेज एंड अप बिलो द ट्रू वैल्यूज। पर्सनल एरर्स ऑफ द ऑब्जर्वर, आप एक ही मिस्टेक अगर रिपीट करो बार बार, अच्छा इसके अंदर ही ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, कि आपने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं पैरेलक्स एरर की। आप सबको पता है कि पैरेलक्स एरर क्या चीज़ होती है। जब आपकी, लेट सपोज ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर में ये पानी का लेवल है, आपकी आई साइट या आपकी लाइन ऑफ साइट यूं होनी चाहिए व्हेन यू टेकिंग द रीडिंग, दैट्स द करेक्ट पोजीशन। बट इफ़ यू रीडिंग इट लाइक दिस, तो आप गलत चीज़ रीड कर लोगे, या आप इसको अगर ऐसे रीड कर रहे हो तो भी आपकी पानी का लेवल आप सही नहीं रीड कर पाओगे। अब ये एक ह्यूमन की वजह से एरर हो रहा है, और कभी कभार रिस्ट्रिक्शंस ऐसी होती हैं एक्सपेरिमेंट की कि आप सही जगह से रीड नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर आप अब हमेशा, इफ यू ऑलवेज are making the parallax error from the same position, this will end up being a systematic error. However, sometimes आप यहाँ से रीडिंग ले रहे हो, sometimes यहाँ से रीडिंग ले रहे हो, फिर वो सिस्टमैटिक एरर नहीं होगा फिर, क्योंकि कभी आपकी रीडिंग ज़्यादा आएगी, कभी कम आएगी। इसी तरह कोई इंस्ट्रूमेंट में एक ऐसा कैलिब्रेशन फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट हमेशा आपको रीडिंग है तो ज़्यादा दे रहा होगा या कम दे रहा होगा, तो उसकी कैलिब्रेशन में कोई ना कोई इस तरह का इशू हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से कोई अजम्पशन आपकी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई कांस्टेंट है जिसको आप कंटिन्यूसली गलत ले रहे हो, सो उसकी वजह से आपका जो एरर है वो सिस्टमेटिक आ जाएगा। ठीक है, सो पैरेलक्स एरर की मैंने एग्जांपल ऐसी दी कि वो सिस्टमेटिक तब हो सकता है, देखो रीडिंग लेनी तो यहाँ से चाहिए। नाउ यू मे मेक अ पैरेलक्स एरर जहाँ पे आप ऊपर से रीडिंग ले रहे हो, या फिर आप नीचे से रीडिंग ले रहे हो। ऊपर से रीडिंग लेने से ये होगा कि आपकी एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए आपकी रीडिंग उससे कम आएगी, लेस। और यहाँ पे मोर रीडिंग आएगी अगर आप इधर से ले रहे हो। नाउ इफ़ यू ऑलवेज मेजर द रीडिंग फ्रॉम दिस पोजिशन, तो आपकी रीडिंग हमेशा ही फिर एक्चुअल वैल्यू से कम आएगी, तो ये सिस्टमैटिक एरर बन जाएगा ना। ठीक है, इट इज़ अ ह्यूमन एरर बट इट कैन बी, ह्यूमन एरर कैन लीड टू अ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इज अ फुल कैटेगरी, और इसके अंदर हजारों तरह के एरर्स हो सकते हैं, कोई आपको लिस्ट नहीं याद करके जानी। देखो मेन चीज जो है ना वो ये समझनी है कि सिस्टमैटिक एरर्स की जो एग्जाम्पल्स है ना वो याद करने का इतना फायदा नहीं है। ये बात समझ लो कि जीरो एरर क्या होता है, पैरेलक्स एरर क्या होता है, गलत अजम्पशन क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन क्या होता है। ये सारी एग्जाम्पल्स आपको पता है तो अच्छी बात है, बट जो ज्यादा समझने की बात है वो ये है कि सिस्टमेटिक एरर से आपकी सेट ऑफ रीडिंग्स पे अफेक्ट क्या आता है। सो इफ यू मेक एन एरर, चाहे वो ह्यूमन एरर हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट का एरर हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिसकी वजह से आपकी सारी रीडिंग्स या तो ट्रू वैल्यूज से ऊपर चले जाएंगे, सारी रीडिंग्स ट्रू वैल्यूज से नीचे आ जाए, तो वो सिस्टमेटिक एरर। अब वो चाहे कुछ भी हो, सो दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट इवन अ सेट ऑफ फिक्स्ड एग्जाम्पल दैट आई वांट यू टू मेमोराइज एट ऑल। आप सिस्टमेटिक एरर्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और हाउ कैन यू कंप्लीटली गेट रिड ऑफ देम। पहली बात, क्या नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट रिड्यूस देम बाय टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड एवरेजिंग देम, दिस इज फॉर रैंडम एरर्स एंड दिस इज फॉर रिड्यूसिंग अनसर्टनिटी। ये करने से आपका सिस्टमेटिक एरर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा आपकी रीडिंग में, जब सारी ही रीडिंग्स में सिस्टमेटिक एरर है तो उनकी एवरेज में भी सिस्टमेटिक एरर ही आएगा। So it doesn't matter. It can be reduced or it can be basically altogether you can get rid of it by identifying whatever is the source of systematic error। जो भी एक्सपेरिमेंट में स्पेसिफिक मसला आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उस मसले को आपने सोर्स पे जाके सॉल्व किया, तो आपका सिस्टमेटिक एरर इसका मतलब रिमूव हो जाएगा। सो फाइंड द सोर्स एंड एलिमिनेट द प्रॉब्लम, दैट्स द ओनली वे। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, देयर इज नथिंग टू मेमोराइज ओवर हेयर, कोई इसमें लिस्ट नहीं याद करके जानी। ठीक है, अच्छा अब रैंडम एरर्स का अफेक्ट क्या होता है रीडिंग्स पे। रैंडम एरर्स आपकी सेट ऑफ रीडिंग्स में ऐसा अफेक्ट डालेंगे कि आपकी मेजर्ड वैल्यूज ट्रू वैल्यू से कभी ऊपर कभी नीचे आ रही होंगी। सो रैंडमनेस की वजह से द रीडिंग विल फ्लक्चुएट अप एंड डाउन। ओके, नाउ टेक अ लुक एट दिस सेट ऑफ रीडिंग्स। ये वही सेम सेट ऑफ रीडिंग्स हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं। ये मेरी मेजर्ड वैल्यूज सारी बिलो आ रही थी, लेट्स से, या सारी अबव आ रही थी। यहाँ पे ये वाली अबव आ रही है, ये वाली बिलो आ रही है, ये वाली अबव आ रही है, ये वाली बिलो आ रही है। दिस कैन मैंने गो ऑन एंड ऑन, बट दिस क्लियरली कोई पैटर्न नहीं है कि सारी रीडिंग्स ऊपर नहीं, सारी रीडिंग्स नीचे नहीं है। और एरर का साइज भी बेसिकली फ्लक्चुएट कर सकता है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अब इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। पैरेलक्स एरर अगर आप दोनों तरफ से कर रहे हो, कि नीचे से भी रीडिंग ले रहे हो ऊपर से भी रीडिंग ले रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया पहले, अगर सिर्फ एक तरफ से पैरेलक्स एरर है एक ही एंगल से, तो वो सिस्टमैटिक एरर है। लेकिन अगर दोनों तरफ से आप कर रहे हो, बिल्कुल रैंडम, आप एक मेजरिंग सिलेंडर को या ब्योरेट की रीडिंग ले रहे हो या मीटर रूल की रीडिंग ले रहे हो, एंड यू नॉट टेकिंग एनी केयर ऑफ वेयर यू आर टेकिंग द रीडिंग फ्रॉम,
तो वो फिर एक रैंडम एरर बन जाएगा। लैक ऑफ केयर इज बेसिकली, पैरेलक्स एरर मोस्टली इज लाइक अ लैक ऑफ केयर, बट लैक ऑफ केयर और भी बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। इसमें कोई, अगेन मैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू अ लिस्ट टू मेमोराइज, ठीक है। फिजिकल कंडीशंस जो है वो एट रैंडम चेंज हो सकती हैं। सपोज करो आप स्पीड ऑफ साउंड का एक्सपेरिमेंट करो, ओ लेवल में आप लोगों ने पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड का एक्सपेरिमेंट बड़े से मैदान में जाके करें, उसमें हवा चलने लग जाए, हवा रुक जाए, हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाए, उससे स्पीड ऑफ साउंड अफेक्ट हो जाती है। अब उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और रैंडम एरर को तो कंफर्म आप रिड्यूस ही कर सकते हैं, यू कैन नॉट एक्चुअली गेट रिड ऑफ देम। अब एसेंशियली मैं आपको एक बड़ी काम की, इसका सबसे, रैंडम एरर का, अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं बेसिकली, हाँ इंस्ट्रूमेंट बेहतर यूज करने से रैंडम एरर कम हो सकता है, यानी कि अनसर्टनिटी कम हो सकती है, प्रिसिजन इंप्रूव हो सकती है। लेकिन रैंडम एरर कभी भी खत्म नहीं होता, रैंडमनेस इज ऑलवेज देयर इवन इन द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट दैट यू हैव। हाँ, आप रैंडमनेस को बस मिनिमाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी काम की, जिसको आपने लिंक करना है। अनसर्टेनिटी का लफ्ज आपने पहले पढ़ा था, अनसर्टेनिटी का। अभी तक आपने सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर का मतलब समझ लिया। अब रैंडम एरर जो है ना, यू कैन नॉट एवर एवर गेट रेड ऑफ देम। यही सेम बात मैंने बोली थी अनसर्टेनिटी के बारे में। व्हाट यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड इज कि रैंडम एरर इज टेक्निकली योर अनसर्टेनिटी। रैंडम एरर्स आर व्हाट्स लीडिंग टू अनसर्टेनिटी इन द रीडिंग। रैंडम एरर्स का अफेक्ट रिड्यूस करने से अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है, यानी कि प्रिसिजन इंप्रूव होती है। सो अगर आप इंस्ट्रूमेंट इंप्रूव नहीं कर सकते अपना, कर लो तो अच्छी बात है, उससे रैंडम एरर, मतलब जैसे वर्नियर कैलिपर की जगह माइक्रोमीटर यूज करते हो तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, यानी कि रैंडम एरर कम हो सकता है। लेकिन अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप, बेहतर तरीका ये है कि लार्ज नंबर ऑफ एक ही चीज को बार बार मेजर करके उसकी एवरेजेस ले लो, तो उससे इंप्रूवमेंट आ जाती है। बट यू कैन ओनली रिड्यूस रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स को यू कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ देम एज वेल, यू कैन एलिमिनेट देम एज वेल। बट फॉर रैंडम एरर्स देयर इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू कि आप इनको टोटली एलिमिनेट कर दो। तो ये बेसिकली अनसर्टनिटी से डायरेक्टली लिंक्ड हो रहा है, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल। यार सपोज करो आप एक एक्सपेरिमेंट करो जिसके अंदर आप एक्स और वाई का रिलेशनशिप टेस्ट कर रहे हो। So theoretically it is known that y and x are directly proportional। तो अगर y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और y और x की आप सेट ऑफ रीडिंग्स लेते हो, तो ये आपके पास x की रीडिंग्स हैं और ये y की रीडिंग्स हैं। x वर्सेस y को जब आप प्लॉट करोगे, तो कैसे ग्राफ की शेप आनी चाहिए इफ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0 बनना चाहिए ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमें पता है कि इस तरह का ग्राफ बनता है, 0,0 से पास करता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। दो स्टूडेंट्स ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। स्टूडेंट ए एंड अप विद अ ग्राफ लाइक दिस, स्टूडेंट बी एंडेड अप विद अ ग्राफ लाइक दिस। एंड देन ये स्टूडेंट ए के एक्चुअल पॉइंट्स प्लॉट हुए थे, फिर स्टूडेंट ए ने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये बनाया था। स्टूडेंट बी के ये पॉइंट्स आए थे, उसका लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये बना है, ठीक है। आपने मुझे ये देख के बताना है कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी में, पहले ये बताओ कि किसके एक्सपेरिमेंट में रैंडमनेस ज़्यादा थी या कम थी। रैंडम एरर्स किसके एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा है और कम है। ये तो हम कह नहीं सकते कि रैंडम एरर किसी के नहीं है, बट ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि रैंडम एरर किसके कम है किसके ज़्यादा है। तो यू कैन सी कि उसके जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं लाइन से काफ़ी दूर दूर जो है वो अक्सर पॉइंट्स जा रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली अ लार्ज, there is more randomness, there is more random errors, right? A larger random error exists in the readings of B. So if he can be a bit more careful, maybe he can improve his instrument, maybe he can take more readings and average them out, तो हो सकता है उसके जो randomness है वो कम हो जाए। लेकिन अगर अब मैं आपसे ये ए के अंदर वो पॉइंट्स लाइन के काफी करीब आ रहे हैं, सो देयर इज एन एग्जांपल के यार इसके अंदर रैंडमनेस कम है। अच्छा, अगली बात ये कि सिस्टमैटिक एरर किसकी रीडिंग में है और किसकी रीडिंग में नहीं है, सिर्फ हाँ या ना। सिस्टमैटिक एरर या तो है या तो नहीं है। किसकी रीडिंग में सिस्टमैटिक एरर है? लाइन 0,0 से पास करनी चाहिए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसकी नहीं पास कर रही, तो हो सकता है कि रियलिटी ये हो कि ये लाइन एक्चुअली यहाँ पे होनी चाहिए थी। सो इफ यू कैन सी कि सारे पॉइंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। सो ए मस्ट हैव अ सिस्टमैटिक एरर, इवन दो रैंडम एरर कम था उसके रीडिंग में, उसके इंस्ट्रूमेंट में कोई कैलिब्रेशन एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर हो सकता है कि कोई भी इस तरह का मसला हो जिसकी वजह से उसकी रीडिंग में सिस्टमैटिक एरर्स आ रहे हैं। बी की रीडिंग में सिस्टमैटिक एरर मोर और लेस हम कह सकते हैं कि नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बात हमने एक्सप्लेन कर दी। अब हम समझते हैं, ये एक एग्जांपल थी। एक्यूरेसी और प्रिसिजन का मतलब समझ लेते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल रीडिंग्स हैं या एक ही चीज को आप मल्टीपल टाइम्स मेजर करते हो, तो रिपीटेड रीडिंग्स जो है हाउ क्लोज दे आर टू द ट्रू वैल्यू। रीडिंग जितनी ट्रू वैल्यू के करीब होगी, इसका मतलब है कि वो उतनी एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब होता है सही या गलत।
तो एक्यूरेसी अगर हाई है, हाई एक्यूरेसी है या कोई चीज एक्यूरेट है, इसका मतलब है उसमें सिस्टमैटिक एरर नहीं है बेसिकली. So accuracy is improved or you can be accurate by reducing or eliminating systematic errors. What is precision? अगर आपको repeated readings हैं तो वो एक दूसरे के कितना करीब हैं, that's precision. So अब precision का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि true value किधर है. अगर repeated readings ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में, अगर रिपीटेड रीडिंग्स कम अनसर्टेनिटी के साथ आ रही हैं, अगर रिपीटेड रीडिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब है, विच बेसिकली मींस कि रैंडम एरर्स कम है और अनसर्टेनिटी कम है, सो दैट मींस कि आपकी प्रिसीजन हाई है. ठीक है. लो प्रिसीजन का मतलब है कि रैंडम एरर ज्यादा होगा यानी कि अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, विच मींस कि रीडिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगी. गॉट इट? तो एक्यूरेसी यानी कि सिस्टमैटिक एरर्स को आपने अगर इंप्रूव करना है, ऑब्जर्वर का स्किल लेवल इंप्रूव करें, ऑब्जर्वर टेक्निक अपनी इंप्रूव कर सकता है, ऑब्जर्वर जो है अपने सिस्टमैटिक एरर को की जो भी सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करेगा, उसकी एक्यूरेसी बेहतर होगी. चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जैसे मैंने कहा था कि आप रैंडम एरर कम कर सकते हो यानी कि प्रिसीजन बढ़ा सकते हो. इसी तरह एवरेजिंग वाली बात भी पीछे कर ली, उससे आप प्रिसीजन को इंप्रूव कर रहे हो यानी कि सिस्टमैटिक एरर्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव करने से एक्यूरेसी बेहतर होती है. प्रिसिजन को इंप्रूव करने का मतलब है कि यू आर एसेंशियली रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी एंड रैंडम एरर्स. ठीक है भाई. अब इसके अंदर एक और चीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ. आपके पास कुछ दो तीन एग्जांपल्स और सामने रख रहा हूँ. ठीक है. आई एम गिविंग यू टू रीडिंग्स. आर दे द सेम रीडिंग? और एक ही चीज़ है, दो बंदों ने मेजर करके आपके सामने लिखी है. ठीक है. वी डोंट केयर कि ये एक्यूरेट है या नहीं. आई वॉन्ट टू आस्क यू कि प्रिसिजन किसकी ज़्यादा है. एक सिंगल रीडिंग है, एक बच्चे ने ये लिखी है और एक रीडिंग एक बच्चे ने ये लिखी है. मे बी दे मेजर्ड द सेम थिंग यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और वट एवर. विच वन इज मोर प्रिसाइज? दो तरीके होते हैं प्रिसीजन का पता करने का तरीका. एक तरीका प्रिसीजन का सिर्फ ये भी था कि आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें. जिसने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में चीज़ लिखी इसका मतलब वो ये इम्प्लाई कर रहा है कि मेरी रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज है. क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, जैसे आपको पता है कि मीटर रूल से वर्नियर कैलिपर से माइक्रोमीटर में जाओ और सेम यूनिट्स में सारी रीडिंग लिखो, तो माइक्रोमीटर के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज़्यादा आने चाहिए. राइट. तो एक तरीका तो ये है कि डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर से बता सकते हैं. दूसरा ये है कि अगर अनसर्टेनिटी लिखी हुई है तो फिर तो वही देखो, जिसके अंदर लार्ज अनसर्टेनिटी है उसके अंदर प्रिसिजन कम है, और जिसकी स्मॉल अनसर्टेनिटी है वो प्रिसाइज ज़्यादा है. ठीक है भाई. तो एक तो ये है कि सिंगल रीडिंग को बताने का एक तरीका ये है. अब एक और बात, जी की वैल्यू 9.81 होती है. दिस इज द नोन वैल्यू जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल वैल्यू. अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी की स्ट्रेंथ है या एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल, वो मोर और लेस 9.81 है. हाँ हाँ, थोड़ी हर जगह डिफरेंट डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट दैट्स लाइक द एक्सेप्टेड वैल्यू टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. एक बच्चे ने बोला है 10 होती है और एक बच्चे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी आई 11.25. अब इनकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों पे कमेंट करना है आपने. मैं आपको ओपन एंडेड बात कर रहा हूँ. कमेंट ऑन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ बोथ ऑफ दीज रीडिंग्स. दोनों ने जी की वैल्यू लिखी हुई है. तो अगर आप एक्यूरेसी को देखें तो ट्रू वैल्यू इसको कंसिडर करेंगे. अगर आप इसको ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे तो जो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब है ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्यूरेट कंसिडर की जाएगी. अगर आप प्रिसिजन की बात करेंगे तो यू हैव टू अगेन सी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और द डेसिमल प्लेसेस, जिसके अंदर फिर ये वाला जो बच्चा है वो ये ज़्यादा प्रिसाइज इसने रीडिंग्स ली होंगी जब भी उसने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस के साथ बात की है. ठीक है. सो दिस वन इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, एंड दिस वन इज मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज. सो इस तरह. अब ये डार्ट्स वाली एग्जांपल यार आगे एमसीक्यूज में भी आएगी, बट आपके नोट्स में भी है तो यहाँ से देख लेना. फिर ये वाली एग्जांपल अभी आगे एमसीक्यूज में भी आएगी तो वहाँ से देख लेना. ये वाले एमसीक्यूज करते हैं. ठीक है. पास पेपर्स करते हैं, पास पेपर्स के थ्रू फिर इन चीज़ों को फर्दर समझते हैं. आओ. ठीक है भाई. क्वेश्चन 90 94 ये दोनों करते हैं. चलो. अब ये आसान मुश्किल हर तरह के सवाल होंगे. सवाल में लिखा हुआ है कि विच स्टेटमेंट अबाउट सिस्टमेटिक एरर्स इज नॉट करेक्ट. गलत स्टेटमेंट बतानी है. ओके. अ सिस्टमेटिक एरर कैन बी कॉज्ड बाय यूजिंग एन इनकरेक्टली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट. ये बात तो सही है, ये तो सही बात है, तो ये तो आंसर नहीं होगा फिर हमारा. वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर कैन अफेक्ट ऑल मेजरमेंट्स बाय द सेम अमाउंट. बिल्कुल सही कह रहे हैं. कोई भी एक सिस्टमेटिक एरर होगा फिर वो सारी मेजरमेंट्स को तकरीबन एक ही अमाउंट से ऑफसेट करेगा, तो ये सही बात है. हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है. द अफेक्ट ऑफ द सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिपीटिंग एंड एवरेजिंग, एंड दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस इज व्हाट वी हैव टू पिक.
ऑलवेज चेक करो कि वो करेक्ट या नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को आपने पिक करनी है। जीरो एरर इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर, यप इट इज। ठीक है, 90 करते हैं भाई। अब वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए, 90 क्वेश्चन 90 करना है। द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन अर्थ इज रिटन लाइक दिस, 10 ± 2। सो करेक्ट स्टेटमेंट पिक करें। द वैल्यू इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, द वैल्यू इज बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ये प्रिसीजन जो है, पहले बताओ ये अनसर्टेनिटी आप लार्ज कंसिडर करोगे या स्मॉल? चलो यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं ताकि हम प्रिसीजन पे तो डिसाइड करें ना, वन बाय वन चलते हैं। तो डू यू थिंक इट्स अ लार्ज अनसर्टेनिटी? 10 के ऊपर ± 2 की, इसका मतलब है तकरीबन 20% का अनसर्टेनिटी है। 20% इज लार्ज अनसर्टेनिटी। तो वुड यू कॉल इट प्रिसाइज और नॉट प्रिसाइज? नॉट प्रिसाइज बोलेंगे हम। तो नॉट प्रिसाइज वाली बात जहां पे लिखी हुई है उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। यहां लिखी हुई है और यहां लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी मेरे फिर जवाब नहीं होने चाहिए। एक तो ये हो गया। अब एक्यूरेसी की बात करें तो देखो 9.81 इधर है, 10 तकरीबन इधर है। लेट्स से ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये है 9, ये है 8, ये है 7। आई एम गिविंग यू अ नंबर लाइन टू विजुअलाइज द एक्यूरेसी और द प्रिसीजन, राइट? अब 10 ± 2 का मतलब क्या है? ये है ना, +2 - 2। सो विदाउट मी सेइंग एनीथिंग, रियली आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैंने आपके सामने एक नंबर लाइन रखी है और मैंने अनसर्टेनिटी उस पर विजुअलाइज कर दी है, एक वैल्यू की ओवरऑल उसकी कहाँ वैल्यू आ रही है। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू, वुड यू कंसिडर दिस वैल्यू एक्यूरेट और नॉट? एज अ होल पूरी चीज को देख के बोलो हाँ या ना, एक्यूरेट बोलोगे या नहीं बोलोगे? अच्छा चलो एक और तरीके से इसको देखते हैं। 9.81 की वैल्यू को मैं कहता हूं कि राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो। तो राउंड ऑफ होके क्या आएगी? टू वन डेसिमल प्लेस 9.8 आ जाएगी, टू टू द नियरेस्ट यूनिट क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अब मेरे सवाल का जवाब दोबारा से दो कि ये एक्यूरेट कंसिडर करोगे इस वैल्यू को या नहीं। चलो एक और तरीके से बात करते हैं। ओ लेवल में आज से, जब आपने ओ लेवल किया था तो उस वक्त तक तो इन्होंने शायद वैल्यू को 9.8 बना दिया था। शायद जब आप लोग 9 क्लास में और 8 क्लास में, तब जी की वैल्यू को 10 ही लिखा हुआ होता था आपके ओ लेवल के अंदर। ऑफिशियली इसको मतलब 10 बोलते थे कि भाई चलो बच्चों को लेस प्रिसाइज वैल्यू देते हैं हम, लेकिन वो इनएक्यूरेट वैल्यू तो नहीं बताएंगे ना आपको। तो जी को 10, तो भाई अब सवाल का जवाब क्या है? इज इट एक्यूरेट और नॉट? वुड यू कंसिडर इट एक्यूरेट? अभी तक मैं खुद से नहीं बोल रहा, आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। तो यस यू वुड कंसिडर इट एक्यूरेट, राइट? इसको आप एक्यूरेट ही कंसिडर करोगे। सो आपका जवाब है ए। चलें आगे चलते हैं। 90 के बाद कौन सा करना था? 82, 72। ओके, हेयर इज अ सेट ऑफ वैल्यूज टेकन बाय अ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स ने रीडिंग ली है वॉल्यूम की, वॉल्यूम की रीडिंग्स ली हैं स्टूडेंट्स ने, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, यूजिंग थ्री डिफरेंट पीसेस, थ्री डिफरेंट इक्विपमेंट्स एक्स वाई जी। ट्रू वैल्यू वॉल्यूम की वी है, सबके रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो बच्चों ने रिपीटेड रीडिंग्स ली हैं तो उनकी रीडिंग्स का स्प्रेड दिखाया जा रहा है। ऑलराइट, सो यार स्टूडेंट्स के रिजल्ट देखे हमने कि उनकी वी की रिपीटेड रीडिंग्स जो हैं उसका पीक किधर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रिसाइज कौन सी है जिसका स्प्रेड रीडिंग्स का कम हो? तो ये वाली प्रिसाइज है और ये वाली प्रिसाइज है, करेक्ट? ये वाली प्रिसाइज नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रिसाइज इक्विपमेंट में मैं 2 चूज करूंगा। ठीक है, तो मेरा आंसर ए और बी तो मैं निकाल दिया अपने ऑप्शंस में से, क्योंकि दो प्रिसाइज हैं वाई और जेड। अच्छा अब अगर बात करें एक्यूरेसी की, तो एज अ होल जो इसका स्प्रेड है, यस कम प्रिसीजन है, लेकिन इसका जो ओवरऑल स्प्रेड है वो वी के ही अराउंड है, ट्रू वैल्यू के ही अराउंड ये वैल्यू स्प्रेड हुई हुई है। हम ये भी कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। कोई किसी ने S1 पढ़ा है? S1 क्या आप लोगों ने ओ लेवल में ऐसे ही पढ़ा था? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? इट जस्ट टेल्स यू कि रीडिंग्स का स्प्रेड ज़्यादा है या कम है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, अगर मैथ्स की ज़बान में समझो, तो प्रिसीजन इसका मतलब है कम है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक जो उसका मीन आ रहा है, वैल्यू की मीन जो है, या मोड भी कह लो, फॉर एग्जांपल मीन मीडियन मोड भी आप पढ़ते थे, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं, बट दैट स्टिल अराउंड द ट्रू वैल्यू। सो यू वुड से कि यार हाँ यार ये एक्यूरेट तो है। लेकिन इसको देख लो,
ये एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है। आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट द ट्रू वैल्यू इज नो वे, इसकी कोई भी रीडिंग, हार्डली कोई भी रीडिंग ट्रू वैल्यू के करीब आई है। और इसकी जो है वो एक्यूरेसी है उसी तरह की, तो एक्यूरेसी और प्रिसाइज दोनों है। तो दो एक्यूरेट है और दो प्रिसाइज है। तो डी इज माई आंसर। टू thermometers in a well mixed liquid are individually observed by 10 different students। दो थर्मोमीटर्स हैं, एक ही लिक्विड में डले हुए हैं, और 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स से बोला जा रहा है कि थर्मोमीटर को रीड करो। सब ने एग्री किया इस बात पे कि एक थर्मोमीटर की रीडिंग आ रही 21 डिग्री सेल्सियस, दूसरे की आ रही 23 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस? हाँ भाई, दो थर्मोमीटर्स एक ही लिक्विड में हैं, और ये बात कंफर्म है कि दोनों जो है वो रीडिंग्स अलग अलग दे रहे हैं। सो द लिक्विड इज नॉट ऑल एट द सेम टेम्परेचर। हाउ कैन यू से, जब उन्होंने कहा कि लिक्विड मिक्स हुआ हुआ है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लिक्विड को सही से मिक्स करें तो फिर लिक्विड पूरा यूनिफॉर्मली हीट हुआ हुआ होता है। तो फिर ये बात तो गलत हो गई ना ये वाली। उन्होंने वेल मिक्स्ड लिखा है, एंड यू सी कि मैंने उसको क्यों हाईलाइट किया था, यानी कि आप एग्जाम में इस चीज़ को अंडरलाइन करोगे। कोई भी बात वो फजूल में क्यों लिखेंगे, वेल मिक्स्ड बोलने का क्या मकसद था? ऑप्शन में उसको डिस्कस किया गया। द रीडिंग्स आर नॉट प्रिसाइज। वेल, आगे चलते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन मार्क है, दैट स्टेटमेंट डज नॉट मेक सेंस, किसको आंसर चूज करें या नहीं। देर इज अ रैंडम एरर अफेक्टिंग द रीडिंग्स। यार, रैंडम एरर कैसे हो सकता है? दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दोनों का अपना अपना कोई मसला है, दोनों में से किसी एक में शायद मसला हो या दोनों में कोई मसला हो, बट स्टूडेंट्स तो एग्री कर रहे हैं कि ये रीडिंग्स जो है वो सारी 21 है या 23 ही है। तो रैंडम एरर्स तो तब है ना कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स की रीडिंग्स ले रहे हो, राइट? सो रैंडम एरर तो नहीं है, दैट्स प्रीटी ठीक है। अच्छा, और रैंडम एरर अगर नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिसिजन का भी फिर वो मसला नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ प्रिसिजन। सिस्टमैटिक एरर से, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है, कोई इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कोई एक थर्मोमीटर प्रोबेबली, वन ऑफ द थर्मोमीटर इज प्रोबेबली गिविंग यू अ रॉन्ग रीडिंग, राइट? तो रैंडम एरर क्यों नहीं है या प्रिसिजन का मसला क्यों नहीं है? क्योंकि आपने 10 स्टूडेंट्स को बोला कि देखो, और सबने एग्री किया कि यार ये जो रीडिंग आ रही है वो सही आ रही है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन आस्क यू, सो लेट से मैं कैमरा पे बोल सकता हूँ कि इस पेंसिल का मुझे साइज बताओ, सेंटीमीटर्स में पेंसिल की लेंथ बताओ। अब मैं वहां आपकी बात को समझाने लगा हूँ। ये जो पेंसिल मैंने हाथ में पकड़ी हुई, इसकी मुझे लेंथ बताओ। ये 10, आप कितने बच्चे बैठे हो? 65 बच्चे बैठे हो, सब अगर मुझे इस बात का जवाब दें कि इस पेंसिल की लेंथ क्या है, जरा लिखो जवाब चैट में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल इन सेंटीमीटर्स। ओके, अपने आंसर्स खुद ही अब जरा ऑब्जर्व करो। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, सबने अलग अलग जवाब दिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हेयर? इज इट द सिस्टमैटिक एरर और और इज इट रैंडम एरर? ये रैंडम एरर है, ये रैंडम एरर है, सही बात है ना? लेकिन अगर आपके सामने एक थर्मोमीटर है, उस पर रीडिंग आपको नजर आ रही है, क्लियरली आप रीड कर सकते हो, 10 बच्चे एग्री कर रहे हैं सब, तो फिर रैंडम एरर का मसला नहीं है। बात समझ में आ गई मेरी? चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑलराइट, चैट मैंने क्रिएट की है, चैट में जवाब दो। रीडिंग्स आर मेड ऑफ करंट एंड डिफरेंट वोल्टेजेस अक्रॉस अ फिक्स्ड रजिस्टर। By the way, is there a law that you have studied for this relationship? Yes, you know कि current and voltages directly proportional होते हैं, ये ओम्स लॉ है, खासतौर पे अगर रेजिस्टर फिक्स्ड हो। तो इसका जो ग्राफ बनना चाहिए वो तो ऐसा बनना चाहिए। अब हमारे पास इसी तरह की हमने एग्जांपल डिस्कस की। अब इस स्टूडेंट का जो बेसिकली ग्राफ बन रहा है वो यूं बन रहा है। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, प्रॉब्लम जो आ रहा है उसका वो ये कि 0,0 से पास नहीं कर रहा है, यानी कि असेंशियली उसका ग्राफ होना यहाँ पे चाहिए था। सो देयर इज अ प्रॉब्लम कि सारी रीडिंग्स अपनी वैल्यू से शायद करंट की ज़्यादा आ रही हैं, या कुछ इस तरह का इशू है। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ, अगर रैंडम एरर होता तो ये पॉइंट्स जो है वो लाइन के ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे होते, तो रैंडम एरर नहीं है, या बहुत कम है रैंडम एरर ये कह लो। सो हमारे पास जो आंसर है पेट डिस्क्रिप्शन सिस्टमैटिक एरर है, डी आंसर है। तो हमें ये समझ में आ गई है कि हमारी सारी रीडिंग्स अपनी जगह से एक ही अमाउंट से ज़्यादा हुई हुई हैं। फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू, आई की रीडिंग्स जो हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा ग्राफ जो कि एक्चुअली बनना यहाँ चाहिए था यहाँ बन रहा है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर ओनली। रैंडम एरर अगर होता तो फिर वो हमारी रीडिंग पॉइंट्स जो है वो लाइन के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हो। ठीक है भाई?
चले जी, 67 हो गया। अब हमारे पास कौन सा था? 63। मेजरमेंट इज टेकन करेक्टली बट विद अ रूलर। तो रीडिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ ह्यूमन एरर एट ऑल, बट विद अ रूलर सिग्निफिकेंटली एट अ हायर टेम्परेचर देन द रूलर वॉज कैलिब्रेटेड। सो रूलर, कोई भी चीज़ जब हायर टेम्परेचर पे होती है तो एक्सपैंड हुई भी होती है, तो हमारे रूलर की जो लेंथ है वो एक्सपैंड, वो ज़्यादा हुई भी होगी। अच्छा, उन्होंने खुद ही बताया हायर टेम्परेचर कॉजेज द रूलर टू एक्सपैंड। व्हाट डिस्क्राइब्स द अफेक्ट ऑन द मेजरमेंट कॉज बाय द हायर टेम्परेचर एंड हाउ द मेजरमेंट मे बी इम्प्रूव्ड। तो अब आपकी कैलिब्रेशन का इशू है, पहले जवाब दे दो कि कैलिब्रेशन इशू से क्या होता है, राइट? कैलिब्रेशन का जो इशू है ये कहाँ से आता है? जब कैलिब्रेशन का मसला है तो दैट विल लीड टू अ सिस्टमैटिक एरर। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस एंड सी के विच वन इज करेक्ट एंड विच वन। The measurement will be subject to a random error. No, no. Yes, yes. Now let's read C and B properly. The measurement can be made the measurement can be made more accurate by taking average. Average से systematic error improve नहीं होता। Average लेने से रीडिंग ज़्यादा accurate नहीं हो पाती। जब आप रिपीटिंग और एवरेजिंग करते हैं तो इससे प्रिसिजन इंप्रूव हो जाती है। However, you can't really do anything about that सिस्टमेटिक एरर। आप एक्यूरेसी बढ़ा ही नहीं सकते, वो प्रॉब्लम सिस्टमेटिक एरर का है, वो आप रिमूव ही नहीं कर रहे। समझ में आ गई? तो हमने एक प्रॉब्लम एक डिफरेंट आइडेंटिफाई किया है और जो उसका सॉल्यूशन है वो एक डिफरेंट उन्होंने दिया एंटायरली। सो वी आर नॉट एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग कि उन्होंने सही बात क्या लिखी हुई है। सो सही स्टेटमेंट यहाँ पे डी ही है। ठीक है, ओके, चलो लास्ट सवाल जल्दी जल्दी से करते हैं फिर आगे चलते हैं यार। अ मैन ऑफ मास 75.2 kg uses a set of weighing scales, so he has a number of different weighing scales। अपना मास 3 दफ़ा उसने अलग अलग मेजरिंग स्केल से मेजर किया है और उसका जो मास आ रहा है वो 80.2, 80.1 और 80.2 आ रहा है। What is the best description of the accuracy and precision of the weighing scales? अब ये जो रीडिंग है ये उन्होंने क्यों दी है? क्योंकि ये आपको ट्रू वैल्यू बताना चाह रहे हैं। ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको? ट्रू वैल्यू बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंदे का मास 75.2 है, तो क्लियरली इन तीनों रीडिंग्स का एवरेज ले लो या कुछ भी कर लो, ये तीनों ही एक्यूरेट तो नहीं है, राइट? यू कांट कंसिडर देम एक्यूरेट। ठीक है, प्रिसिजन इनकी जो है वो, अगर तीनों सेट ऑफ रीडिंग्स को एज अ होल देखो तो वुड यू कॉल देम प्रिसाइज? द थ्री सेट्स ऑफ रीडिंग्स, द होल सेट ऑफ रीडिंग्स, वुड यू कॉल देम प्रिसाइज? यस, प्रिसाइज आप बोलेंगे। अब कितना प्रिसाइज, वो असेंशली आप अनसर्टेनिटी को देख रही हैं, पूरी रीडिंग्स की रेंज को देख लें तो वो 0.1 उन्होंने हर जगह सेम ही लिखी हुई है। तो प्रिसाइज तो आप बोलेंगे, नॉट प्रिसाइज वाली बात जो है वो यहाँ पे गलत है। प्रिसाइज है वो, दे आर प्रिसाइज। तो सी या डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब एक्यूरेट आप नहीं बोलेंगे, नॉट एक्यूरेट। अब ±0.1 डजेंट रियली मैटर ओवर हेयर कि यहाँ पे ये कुछ भी लिखते हैं, वी डोंट रियली केयर बिकॉज दे आर नॉट एक्यूरेट। सो प्रिसाइज और एक्यूरेट हैं या नहीं ये पता लगाना है। 0.1 यहाँ पे काइंड ऑफ मीनिंगलेस सी बात है, क्यों लिखना है। चलें अब हम वेक्टर्स वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले जल्दी से, जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं दे कैन बी divided into two categories of scalars and vectors. Scalars, they have a magnitude but they do not have any direction. Here are some examples. Some examples to note जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं वो है प्रेशर। प्रेशर के बारे में आप सोचते हैं कि भाई शायद डायरेक्शन वगैरह हो, बट प्रेशर यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, सो इट्स एन इफेक्ट ऑफ अ फोर्स बट इट्स अ स्केलर। करंट के बारे में आप सोचते हैं कि आप वायर में उसकी डायरेक्शन मार्क कर रहे हो, बट इसको हम स्केलर के तौर पे ही मार्क करेंगे। स्पीड जो है वो स्केलर है, जब वेलोसिटी लिखा होगा तो स्पीड विद डायरेक्शन है, फिर वो वेक्टर होगा। स्ट्रेस इज जस्ट लाइक प्रेशर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इवन इफ यू हैव काइनेटिक एनर्जी, सो गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है या इस डायरेक्शन में मूव कर रही है या इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट डजेंट मैटर, उसकी काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज़ें स्केलर्स हैं। वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड यानी कि साइज और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। सो इट्स बेसिकली कि उसकी साथ में डायरेक्शन भी आपने बतानी है। सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंट, टॉर्क, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, किसी भी फील्ड का एरिया स्केलर होता है, एरिया वेक्टर नहीं है बेटा, एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, वेट क्या है? कोई भी फोर्स की टाइप है, तो फोर्स की टाइप है तो वेक्टर ही होगी। और कोई भी और फोर्स की टाइप लिखी हो, जैसे अब थ्रस्ट लिखा हुआ है, वेक्टर ही है क्योंकि एक फोर्स की टाइप है।
अच्छा, अब आपको वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए, वेक्टर्स का रिजल्टेंट। हम एग्जाम्पल्स में एज अ फोर्स यूज करेंगे, बट दिस कैन बी अप्लाइड टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एनीथिंग, राइट? तो जल्दी जल्दी से इसको करते हैं, बहुत आसान सा है। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इजी है। सिंपल बात यह है कि जब वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट निकालते हो, तो यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स एज वेल। यू कांट जस्ट से कि ये 6 और 4 है तो बस ये हमेशा ही 10 नहीं हो सकते। यहाँ पे 40 और 25 और 35 का आंसर तीनों को प्लस करके नहीं आएगा। रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो सबको ऐड करके नहीं आएगी, तो डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। सो नाउ आई वांट द आंसर कि यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है और किस डायरेक्शन में। 6 + 4 10 आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। अभी हम देख एग्जांपल्स ही ऐसी ले रहे हैं जिसमें वो बिल्कुल या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, यानी कि अलोंग द सेम लाइन हो। कोलिनियर का मतलब होता है अलोंग द सेम लाइन। 40 25 और 35, इनका क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव ले लो, इन दोनों को नेगेटिव ले लो। तो आप कह सकते हो -20, यानी कि लेफ्ट की डायरेक्शन में। या फिर इन दोनों को आपस में प्लस कर लो, इसको उनमें से माइनस कर दो। वॉट एवर यू डू, इन दी एंड, वेदर यू राइट -20 और +20, आई डोंट केयर, यू नीड टू राइट 20 एंड देन यू नीड टू स्टेट के डायरेक्शन ओवरऑल लेफ्ट पे आ रही है। तो माइनस साइन सिर्फ हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रही है, क्योंकि नेगेटिव को हमने इन दोनों को नेगेटिव ट्रीट किया था यहाँ पे देखो, और राइट को पॉजिटिव ट्रीट किया था। तो फाइनल आंसर भी अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि टुवर्ड द लेफ्ट है, बट वो वैसे भी देख के पता चल रहा है। अच्छा, अब एक और बात, इस सवाल का जवाब जरा सोच समझ के देना। दो फोर्सेस हैं, 5 न्यूटन और 9 न्यूटन की। 5 और 9 न्यूटन के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी 40 डिग्री, बट दिस एंगल थीटा कुड बी एनीथिंग। सो लेट्स से आप 9 न्यूटन को फिक्स रखो, लेकिन 5 न्यूटन यूं भी हो सकती है, 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 यूं भी हो सकती है। ऑलराइट, सो ये जो एंगल थीटा है, दिस कुड बी एनीथिंग। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का क्या आ सकता है इफ थीटा कुड बी एनीथिंग, और मिनिमम रिजल्टेंट इन दोनों का क्या आ सकता है? वेल, इन ऑर्डर टू हैव अ मैक्सिमम रिजल्टेंट दे मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन दोनों की यूं हो, या 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 फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों की यूं हो। सो 5 और 9 का फिर आपका आंसर क्या आएगा? दोनों का ऐड करके आएगा और 14 आ जाएगा। और अगर आपको मिनिमम रिजल्टेंट चाहिए तो दो फोर्सेस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी, लाइक दिस। लेकिन ऑपोजिट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस तरह ही हो, यूं भी तो हो सकती है ऑपोजिट, या ऐसे भी हो सकती हैं ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपली माइनस करके आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन। ना, माय आंसर इज कि अगर मैं कहता हूं कि 5 और 9 न्यूटन के बीच में एंगल 40 है, एंड ऐसे मुझे तुम कैलकुलेट किए बगैर बस ये बता दो कि आंसर का अंदाजा दे दो, या मैं कहता हूं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूं कि आंसर है 2 न्यूटन, मैं आंसर देता हूं तुम्हें 0 न्यूटन, 2 न्यूटन, 11 न्यूटन, एंड देन आई से 16 न्यूटन। तो विच वन वुड यू चूज? विदाउट एनी कैलकुलेशन, विच वन इज द करेक्ट आंसर? इफ इवन इफ इट इज करेक्ट और नॉट, वी डोंट केयर। तो रेंज हमें पता लग गई कि दो फोर्सेस का या कोई भी दो वेक्टर्स का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो उनको ऐड करके और मिनिमम उनको सब्ट्रैक्ट करके आ सकता है। तो आंसर फिर 14 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो आई वुड पिक दिस वन इफ आई हैव दीज ऑप्शंस, राइट? ऑलराइट, अब बात करते हैं कि अगर को प्लेनर तो है, यानी कि विद इन द सेम प्लेन है, लेकिन को अलोंग द सेम लाइन नहीं है, तो अब आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल। अगेन मैं फोर्सेस का टर्म यूज कर रहा हूं बार बार। यार हम 740 पे एंड करेंगे, ठीक है? 740 पे एंड करेंगे। फोर्सेस का मैं यूज कर रहा हूं टर्मिनोलॉजी बार बार, बट अगेन अप्लाइज टू वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एनीथिंग। ओके, अब लेट्स से कि 3000 है और 7000 की दो फोर्सेस एक्ट करेंगे एक ऑब्जेक्ट पे। पी और क्यू को प्लानर फोर्सेस हैं, बट अलॉन्ग द सेम लाइन नहीं है, 50 डिग्री का एंगल है। आंसर कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड, यानी कि यू विल ड्रॉ अ डायग्राम, अ वेक्टर ट्राइंगल यूजिंग द हेड टू टेल मेथड। You need to have a triangle, and if you end up making that correct triangle, you will find the answer. Components वाला तरीका बाद में देखेंगे। So how do you draw a vector triangle in this situation to get the resultant? आपने दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल बनाना है। लेट्स पहले अपना स्केल चूज कर लेते हैं। तो 7000 जो है, इसको 1:1000 के स्केल पे 7 सेंटीमीटर का बनाया जा सकता है। ये लाइन आप 7 सेंटीमीटर की यूं बना सकते हैं। अब अगला जो वेक्टर है वो कहाँ से बनाना है? पी के साथ क्यू को कैसे ज्वाइन करना है? यूं ज्वाइन करना है, यूं ज्वाइन करना है, यूं ज्वाइन करना है, या यूं ज्वाइन करना है? दोनों वेक्टर्स को बनाना है हेड टू टेल, यानी कि फिर क्यू की जो टेल है वो इधर पी के हेड से ज्वाइन होनी चाहिए।
तो इस तरह बन सकता है, और 3 सेंटीमीटर की ये लाइन बन सकती है अगर आपने स्केल चूज किया हुआ है। मैंने बाय द वे टू द स्केल नहीं बनाया हुआ, बट आप एग्जाम में टू द स्केल बना सकते हैं। यू हैव द रूलर, यू हैव द प्रोट्रैक्टर, राइट। अब एक और सवाल है मेरा आपके पास, और वो एक और सवाल ये है, ये बात भी मुझे बताओ कि ये एंगल 130 मैंने कैसे पिक किया, बिकॉज आई वांट टू नो कि ये एंगल 130 मेरे पास कैसे आया। देखो, ये वाला एंगल इसका जो है वो हमें पता था 50, तो मैंने इसको 180 में से माइनस करके 130 निकाल लिया, राइट। सो जस्ट बी स्मार्ट अबाउट द एंगल, आपको एंगल्स के सारे रूल्स पता है। अब करना ये है कि आपने यहाँ पे इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर देना है। ये रिजल्टेंट है, बट इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन यूं होगी या यूं होगी? रिजल्टेंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, जो आपने वेक्टर जहां से शुरू किया था ना, उसकी टेल से लेके जिस सेक्टर पे फिनिश किया उसके हेड तक, तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए रिजल्टेंट की। कॉमन सेंस भी यही कहते हैं, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट यूं आएगा ना, यूं तो नहीं हो सकता। सो दिस इज द रिजल्टेंट P प्लस क्यू, एंड P प्लस क्यू इज नॉट 7,000 प्लस 3,000 इक्वल्स 10,000, सो इट्स ऑब्वियसली नॉट 10,000, बिकॉज वी आर टेकिंग डायरेक्शन इनटू अकाउंट। इसको ग्राफिकली हम ट्राइंगल की लेंथ इस साइड की निकालेंगे, और हमारे पास जवाब, अगर तो हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपको अगर ट्राइंगल्स की दो साइड और बीच का एंगल पता हो तो सामने वाली साइड कैसे निकलती है। अगर आप इसको रफ ट्राइंगल आपने बनाया होता, तो फिर आप इसको कोसाइन रूल से कर सकते थे। कोसाइन रूल क्या है, आई होप आई डोंट हैव टू टेल यू कि कोसाइन रूल क्या है। नहीं पता तो जल्दी से ओ लेवल से जाके रिवाइज कर लेना, वरना आप सिर्फ और सिर्फ इस लाइन की लेंथ मेजर करेंगे, और 1:1000 के स्केल से आपके पास इसकी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, वो आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे निकालना मकसद नहीं है, मेथड को समझना मकसद है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सर ये भी बोलते हैं कि पैरेललोग्राम मेथड हम ओ लेवल में पढ़ा था, तो उस तरह बता दें। उससे भी एंड में यही जवाब आएगा। पैरेललोग्राम में आप ये करते हो कि दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन कर लेते हो, दोनों की टेल आपस में ज्वाइन की हुई देख रहे हो। फिर आप क्या करते हो, पैरेललोग्राम का रूल ये होता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे मुझे इस तरफ एक ऐसी लाइन बनानी है जो इसके इक्वल एंड पैरेलल हो, ये वाली लाइन इसके इक्वल एंड पैरेलल होगी, और इस वाली लाइन की इक्वल एंड पैरेलल लाइन यहाँ बनाऊंगा, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। बट इफ यू लुक एट इट, ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, वो यही ट्राइंगल रिपीट हो रहा है। तो एसेंशियली ये जो दो ट्राइंगल हैं, ये एसेंशियली कौन से ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जिनको हम बोलते हैं, ये वो है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं, और ये वही इसी ट्राइंगल के बराबर हैं, तो ये जो चीज़ है उसी तरह ही आ जाएगी घूम फिर के। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में आपने ये करना होता है, अब ज़रा जल्दी से सुनना समझना। सब्ट्रैक्शन में अगर कहते हैं कि यहाँ पे मुझे p माइनस क्यू निकाल के दे दो वेक्टर्स में, जस्ट सिंपल थिंग अबाउट वेक्टर्स, बट ये सब्ट्रैक्शन का कभी कभार वो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। फिजिक्स में ऐसा जो उसका बहुत कम मतलब एप्लीकेशन वाइज आपके लेवल फिजिक्स पे, रियल लाइफ सिचुएशन पे इसको अप्लाई करने की बहुत कम सिचुएशंस हैं। बट जस्ट इफ आई से कि मुझे वेक्टर p माइनस क्यू जो है वो निकाल के दे दो, तो भाई पहली बात तो ये है कि p तो पॉजिटिव ही रहा है, लेकिन उसमें से q माइनस करना है, तो p प्लस नेगेटिव q करना है हमने। अब नेगेटिव q क्या होता है, किसी भी वेक्टर का जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होता है एग्जैक्ट, वो नेगेटिव क्यू का, जो ये प्लस क्यू है तो नेगेटिव क्यू ये है। तो अब बेसिकली पी और माइनस क्यू को मुझे ऐड करना है वही मेथड से जो हेड टू टेल वाला है। तो पी ये बना लिया, अब माइनस क्यू ये चीज़ है, इसको मुझे इस चीज़ को इधर रखना है, तो ये माइनस क्यू बन गया। अब वही इस ट्राइंगल को कंप्लीट करो, तो दिस इज नॉट पी प्लस क्यू एनी मोर, दिस इज एक्चुअली पी माइनस क्यू। ठीक है, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं, फिर हम इसकी एमसीक्यूज की और फिर एक रिजल्टेंट वाली एग्जांपल करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे क्या करने, फिर हम चलेंगे एमसीक्यूज की तरफ। ऑलराइट, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और फिर 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बाकी का खुद ही समझ जाओगे। ये एक फोर्स है, अगेन फोर्स नहीं, वेलोसिटी वगैरह कुछ भी हो सकती है, और उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है थीटा। ये एक और फोर्स है, इसका ये डायरेक्शन है, और इसका वर्टिकल से एंगल जो है वो बन रहा है थीटा। मुझे इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं। चलो, वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो दोनों कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना जरूरी है। अब उसका एक सबसे कॉमन फॉर्म ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना दिए जाएं। तो अगर इस फोर्स को मैं रीड्रॉ करता हूं, तो इसको मैं एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज अज्यूम करके यूं और यूं इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड्स बना सकता हूँ। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ये जो एंगल थीटा था वो यहाँ पे आपको दिया हुआ था। ये आपकी कौन सी साइड है, ऑपोजिट साइड है एंगल की, और ये कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड है। अब आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन एफ हो जाएगा, यानी कि मेरा y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एफ साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे।
और जो मेरी एडजेसेंट साइड है एंगल के बराबर वाली साइड जो एंगल को टच हो रही है, वो कोसाइन थीटा से निकल सकती है। कैसे कि कोसाइन थीटा जो है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है, ऑपोजिट नहीं है सॉरी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है उसमें एक्स और एफ को आप डिवाइड कर सकते हैं। सो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। सिर्फ इसको ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया। अब एक मिसकॉन्सेप्शन ये होती है कि बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि भाई साइन थीटा जो है ना वो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के देगा जैसे यहाँ पे आ रहा है, और कॉस थीटा से हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। दैट्स नॉट ट्रू। इट्स ओनली बिकॉज कि एंगल हमें हॉरिजॉन्टल से गिवन था। बट बट एंगल जो है अगर वर्टिकल से गिवन है तो फिर क्या होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसके डायग्राम को बनाऊं तो वाई कंपोनेंट मेरा यूं बनेगा, एक्स कंपोनेंट मेरा यूं बनेगा, यानी कि यूं और एसेंशियली यूं। और अब ये साइड जो है वो एडजेसेंट है और ये वाली जो है वो ऑपोजिट है, राइट। तो अगर आप बात करें कि ऑपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, साइन थीटा से आती है। सो एक्स जो है वो, एक्स अपॉन एफ जो है वो साइन थीटा के इक्वल होगा, यानी कि अब जो एक्स कंपोनेंट है यानी कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा से आ रहा है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एडजेसेंट साइड है तो वो एफ कॉस थीटा से आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब आपने ये रट्टा नहीं लगाना जो अक्सर बच्चे करते हैं कि बस हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस थीटा और वर्टिकल हमेशा साइन थीटा। ऐसा मोस्टली होता है क्योंकि एंगल मोस्टली हॉरिजॉन्टल से गिवन होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो आप ये रट्टा लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स एंगल के, यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स है, 60 का एंगल है। मुझे बता दो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के जवाब क्या होंगे। अब जब एक्चुअल फोर्सेस के सवाल आते हैं या वेलोसिटीज वगैरह के सवाल आते हैं तो एक बात समझना, जब फोर्स को बनाया जाता है, फोर्स का कोई कंपोनेंट खासतौर पर जब फोर्स का बनाया जाता है तो उसका जो ओरिजिन रखा जाता है वो वही रखा जाता है। इवन तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल के थ्रू समझाया, आई मेड अ ट्राइंगल ओवर हियर, बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाएंगे तो अब आप यहाँ पे इस तरह की डायग्राम नहीं बनाएंगे एग्जाम के ऊपर। बिकॉज इमेजिन करो ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर इस पॉइंट से एक फोर्स यूं एक्ट कर रही है, तो अब उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आप यूं ड्रॉ करोगे, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो कि एक फोर्स यहाँ से एक्ट कर रही है लेकिन उसका एक कंपोनेंट यूं बना दो और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे बना दो, तो ये तो कंपोनेंट जो फोर्स का कंपोनेंट है वो एक्ट तो उसी पॉइंट पे कर रहा था ना, तो उसकी आप पोजीशन ही चेंज कर रहे हो वो गलत हो जाएगा। इसलिए ओरिजिन से इस तरह आपको बनाने चाहिए। ये क्योंकि एडजेसेंट साइड है तो ये कॉस थीटा से आया 50, और ये क्योंकि हमारी ऑपोजिट साइड बनेगी एंगल की तो ये 87 साइन थीटा से आ गया। यहाँ पे आप नोटिस करो कि वर्टिकल वाली जो साइड है तुम्हारी वो एडजेसेंट होगी, तो ये कॉस थीटा से आएगी, और ये वाली जो है वो ऑपोजिट साइड हो जाएगी तो ये साइन थीटा से आएगी। इस तरह की और एग्जांपल्स भी मैंने करवाई हुई हैं। ये वेट वाली खासतौर पे आप एग्जांपल जो है वो डिटेल नोट से रिव्यू कर लेगा। अब हम जरा ये वाला एग्जांपल समझते हैं और फिर एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। मेन एग्जांपल को रीड करो, हम करना क्या चाह रहे हैं, हेडिंग रीड करो सबसे पहले, व्हाट इज आवर गोल। अच्छा, ये मैं आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाह रहा यहाँ पे, हम यहाँ पे रट्टा नहीं लगा रहे कि कैसे आपने रिजल्टेंट निकालना है। द गोल इज नॉट टू रट्टाफाई दिस। अच्छा जी, समझें अब क्या करना है। हो ये रहा है कि अगर हमारे पास दो या उससे ज़्यादा फोर्सेज हों, उनका रिजल्टेंट निकालना हो, तो उसमें पर आपका ग्राफिकल मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि अब ट्राइंगल तो बन नहीं सकता। ट्राइंगल तो तब बनता था जब दो फोर्सेज होती थी, वो ट्राइंगल की दो साइड्स बनाती थी, तीसरी साइड जो है वो ट्राइंगल को कंप्लीट करती थी जो रिजल्टेंट खुद होता था। लेकिन अब अगर आप बात करें कि आपके पास तीन फोर्सेज हैं या चार फोर्सेज हैं या पांच फोर्सेज हैं और सबकी डिफरेंट डायरेक्शन है, तो फिर यहाँ पे बेहतर है कि सबके इंडिविजुअली कंपोनेंट्स निकाल के एक्स कंपोनेंट्स जितने भी आ रहे हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के रिजल्टेंट आ रहे हैं वो अलग से निकाल लो, वर्टिकल फोर्सेस का रिजल्टेंट अलग से निकाल लो, और फिर उनको पाइथागोरस थ्योरम से फाइनली उनका रिजल्टेंट निकाल दो, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो कैसे होगा, आओ देखें। सो यू हैव एन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। सो फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस यूजिंग द एनालिटिकल मेथड। तीनों फोर्सेस को अगर आप देखो तो मैं इसको रीड्रॉ कर सकता हूँ डायग्राम को, इसको तो एज इट इज ही बना लेता हूँ। इसके 8 न्यूटन वाली फोर्सेस के इस तरह कंपोनेंट्स और 6 न्यूटन वाली के ऐसे कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 8 sin 40, ये वाला हो जाएगा 8 cos 40, ये हो जाएगा 6 cos 20, और ये वाला हो जाएगा 6 sin 20। अब क्या हुआ कि मैंने पूरी डायग्राम को सिंप्लीफाई कर लिया सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यानी कि ऑल द फोर्सेस आर नाउ ईदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सो जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, अब उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका, इसका और इसका। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। देयर टू वेज ऑफ सेइंग दिस, और एग्जाम में अक्सर जगह इस तरह से पूछा हुआ है कि रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दें।
या फिर वो ऐसे कहते हैं कि रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दें, ये सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल दें, बात एक ही है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसको प्लस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। अच्छा पहले हम वर्टिकल का निकाल रहे हैं, तो इसको प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या जवाब आया, -0.5, विच मीन्स कि ये वाली फोर्स ज़्यादा बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो ओवरऑल इन दोनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड्स आ रहा है, राइट। अब अगर इसकी बात करें, इसकी और इसकी और इसकी, तो इसको प्लस कर लो, इन दोनों को माइनस कर लो, तो रिजल्ट आ रहा है 1.82 और टूवर्ड द राइट आ रहा है, यानी कि ये दोनों मिला के फिर भी इससे छोटी हैं। तो ये मेरे रिजल्टेंट का वर्टिकल और ये मेरे रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इवन उनकी मैंने डायरेक्शंस भी आइडेंटिफाई कर ली हैं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स का डायग्राम देखूं दोबारा से कि ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स इवेंचुअली इस तरह होती है, या ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह है, तो ये हाइपोटेन्यूज में बना सकता हूँ। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है, तो क्या मैं इन दोनों को ऐसे कंबाइन करके अपना रिजल्टेंट बना सकता हूँ, इज दैट राइट। और ये क्या है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो यू डोंट रियली नीड अ कोसाइन रूल ओवर हियर, यू जस्ट कैन डू इट विद पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं चेक करता हूँ मेरा रिजल्टेंट क्या आ रहा है, तो उसका आंसर ये है, मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा अब रिजल्टेंट यूं एक्ट कर रहा है बेसिकली, सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। और इसका अगर मैं ये वाला एंगल भी निकाल लूँ, जो कि यहाँ से मिल जाएगा मुझे, तो वो मैं tan इनवर्स से निकाल सकता हूँ, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड से, या इवन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज से साइन थीटा करके निकाल सकता हूँ, या फिर दिस अपॉन दिस करके कॉस थीटा भी कर सकता हूँ, बट अभी ये और ये डिवाइड करके मैं tan थीटा से निकाल रहा हूँ। सो 15.4 आ गया, ठीक है। So this is the final resultant force. This is the horizontal component of the resultant force. This is the vertical component of the resultant force. This is the direction of the resultant force. इसका angle from the horizontal है, right? ये हमने डायग्राम हर बार बनाने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ताकि आप इसको जल्दी जल्दी से कर सको। अब एग्जाम का सवाल ये तो नहीं कि बस यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व करो, ऐसा तो आता नहीं क्वेश्चन कि आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो भी स्पेसिफिक पार्ट पूछा हुआ उसका जवाब देना है, ठीक है। अब ये काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट डाउन किए थे, इसमें से हम मैक्सिमम अभी 10-15 मिनट में जितने कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। सो 100 से स्टार्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 100 करना है आपने, ठीक है। डू योर बेस्ट टू आंसर दिस, फिर मैं आप लोगों को 2 मिनट में आंसर बताता हूँ। सो 2, 4 और 7 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स एक बन सकती है, मैग्नीट्यूड्स फिक्स कर दिए हैं, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, नॉट अ पॉसिबल मैग्नीट्यूड। वही बात है कि देखो अगर तो तीनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करें, तो जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम क्या आ सकता है, 7 + 4 11, और ये 13 न्यूटन मैक्सिमम आ सकता है, इज इट। 13 न्यूटन मैक्सिमम आ सकता है, तो दैट इज अ पॉसिबल मैग्नीट्यूड, ये वाला पॉसिबल है। इसके बाद मिनिमम रिजल्टेंट इनका क्या आ सकता है, मिनिमम का ये सिचुएशन बन सकती है कि 7 एक डायरेक्शन में हो, और फिर 6 और 2 और 4 एक डायरेक्शन में हो, तो फिर 7 - 4 - 2 बनता है, विच इज आई गेस 1 न्यूटन। तो ये मिनिमम है, तो फिर इसका मतलब है कि ये और ये और ये सब रेंज में है, और ये वाला रेंज से बाहर है। जैसे हमने 2 की रेंज बनाई थी, वैसे आप 3 की भी रेंज बना सकते हो। तो आपका जवाब 100 का मार्किंग स्कीम से भी चेक कर लेते हैं जी, ए ही है। अब उसके बाद मैंने आपको क्या करवाना था, 95, इसका जवाब दो। वेलोसिटीज हैं दो जिनके रिजल्टेंट के बारे में बात हो रही है। सो एसेंशियली वेलोसिटी, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना, वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी होगी, तो ये रिजल्टेंट है आपका, और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। वो आपसे बोल रहे हैं कि डेल्टा वी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एक तरीका ये है कि इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके डायग्राम बनाओ, या फिर एक ऐसा इमेजिन करके डायग्राम बनाओ कि ये बनाओ, फिर उसका मिसिंग पीस अभी रहने दो और रिजल्टेंट फाइनल बना लो, तो फिर देखो कि क्या जवाब आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। अभी आपको ये नहीं पता कि डेल्टा वी किस डायरेक्शन में आएगा, उसकी डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कैसे बन रही है, ये 4 है और ये तकरीबन 3 है, तो इसको थोड़ा छोटा करके बना देते हैं। वेक्टर ट्रायंगल हेड टू टेल मेथड से कंप्लीट करना है, बट रिमेंबर दिस इज द रिजल्टेंट, ये मेरा रिजल्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अपनी इनिशियल वेलोसिटी की टेल से ज्वाइन कर रहा हूँ। आपको याद है कि जो आपका फाइनल रिजल्टेंट बनता है उसकी टेल आपके पहले वाले वेक्टर की टेल से मिल रही होती है। अब आप नोटिस कीजिए कि ये जो मिसिंग पीस है वो मैं अगर बनाता हूँ, तो वो कैसे बनना चाहिए, वो यहाँ से यहाँ बनना चाहिए, और यहाँ पे उसकी टेल होनी चाहिए,
उसके हेड से, ये देखो हेड टू टेल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और ये मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए। देखो मल्टीपल तरीके हैं करने के, बट नाउ यू लुक एट दिस वेक्टर इक्वेशन एंड यू लुक एट दिस वेक्टर डायग्राम, तो ये और ये ऐड हो रहे हैं और ये उनका रिजल्टेंट निकल रहा है, विच मीन्स कि बी जो है वो हमारा ऑप्शन मोस्ट लाइकली सही जवाब है। समझ में आई बात? सो अगेन बात को रिपीट कर देते हैं। आपने ये काम तो सीख लिया कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, ये दे दिया और ये दे दिया, इनको हेड और टेल से रखा और रिजल्टेंट बना दिया। अब असेंशियली हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें ये वाला वेक्टर पता था और ये वाला पता था, ये वाला नहीं पता था। तो इनको मैंने पहले बना लिया और फिर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ी देखने के लिए कि इसकी क्या डायरेक्शन बननी चाहिए, तो यही काम मैंने किया। ये वाला मुझे पता था और ये वाला जो रिजल्टेंट है ये मुझे पता था, इनको मैंने ऐसे बना लिया, इनकी टेल आपस में ज्वाइन होती है। जो इसके हेड से, इसकी इसके हेड से, पहले वाले के हेड से दूसरे की टेल ज्वाइन होनी, ये वाली स्पेस एम्प्टी छोड़ी थी। फिर जब इसको बनाया फाइनली, तो ये हेड टू टेल बने और ये रिजल्टेंट आया है। ये रिजल्टेंट है मेरे बच्चे, आर लिखा हुआ है ना, उस पर डबल एरो बनाया हुआ है और बोल रहा हूँ बार बार कि ये रिजल्टेंट है। सो ये और ये ऐड हुए हैं और ये वाला रिजल्टेंट है, जो फाइनल वेलोसिटी है दैट्स एक्चुअली लाइक योर रिजल्टेंट। सो क्या हो रहा है कि ये बी आपके पास जवाब आ रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, थिंक ऑफ इट एंड एज अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम एज वेल, कि इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उससे भी आपका ये डायरेक्शन निकल आएगा। सब्ट्रैक्शन वाला मेथड फॉलो करके देख लो। राइट और लेफ्ट का कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इवेंचुअली हेड टू टेल होने चाहिए, इसका हेड और इसकी दूसरे वाले की टेल यहाँ पे होनी चाहिए। तो फिर ऑब्वियसली इसकी टेल इधर है और हेड इधर है, तो ये यूं ही जाएगा, यूं तो जा नहीं सकता ऑब्वियसली। ओके, 95 के अलावा और क्या करवाना था मैंने आपको? 91 और फिर 85। ओके, हेयर इज अनदर एग्जाम्पल। और इसको करें। Two cables are attached to a bracket and exert forces as shown. What are the magnitudes of the horizontal and vertical components of the resultant? तो हॉरिजॉन्टल, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने का मतलब सिर्फ ये है कि 15 का भी हॉरिजॉन्टल और 6 न्यूटन का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कर दो। राइट, ये बात समझ में आती है? यानी कि अगर इस डायग्राम को तुम रीड्रॉ करो, ये तुम्हारा हुक है, तो 15 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूं बन रहा है और 6 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ यूं बन रहा है, और दोनों की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 15 cos 20, क्योंकि ये इसकी एडजेसेंट साइड बन रही है, एंगल की एडजेसेंट साइड है। और इस केस में जो 6 का आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है ये ऑपोजिट साइड है, तो ये sin 40 से आएगा, 6 sin 40। तो इन दोनों को ऐड करो, क्या जवाब आएगा? 15 cos 20 प्लस 6 sin 40, तो वी गेट 17.9, यानी कि 18। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है 18, और 18 जो है वो आप यहाँ और यहाँ देख सकते हैं, तो ए और बी तो आपका जवाब ही नहीं होता, वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आपने जब इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखना है, तो इसका यूं बनेगा और इसका यूं बनेगा ऑब्वियसली। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है 15 का, वो यूं बनेगा, और 6 वाली का यूं बनेगा। अब ये जो है ये क्या है, 15 sin 20, क्योंकि ये अब ऑपोजिट साइड है, और ये जो है वो 6 cos 40, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इनके दोनों कंपोनेंट्स, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, इनको आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 15 sin 20 माइनस 6 cos 40, तो 0.53 आएगा, 0.53 ये रहा और ये रहा। तो सी के दोनों ऑप्शन करेक्ट है, 91 का सी हो गया। लेट्स डू मे बी अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। 85 करते हैं। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट्स इट, दैट्स द इजी क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 20 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल देना है, लिटरली क्या करना है बस। सो ए इज योर आंसर, दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन। इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। 85 कर लिया, अब 80 करते हैं। ओके, हियर इज अ गुड क्वेश्चन। सो अब इसमें वो कह रहे हैं, सवाल को भी हमेशा गौर से पढ़ना है, सिर्फ आंखें बंद करके ये भी नहीं। व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, सो इन द एंड या सिंपल सवाल यही है कि रिजल्टेंट क्या है। अब इसको करने के मल्टीपल तरीके, आप वेक्टर ट्रायंगल भी बना सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं हेड टू टेल, क्योंकि दो है ना खाली, तो हेड टू टेल वाला वेक्टर ट्रायंगल भी बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई वुड डू इज कि 10 न्यूटन की ये बना ली और 6 न्यूटन की ये बना ली, तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये मेरा रिजल्टेंट होगा। इसमें एंगल अगर आप बीच वाला निकाल लें तो आपका काम हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या होना चाहिए,
ये वही 40 ही होना चाहिए क्योंकि वही वर्टिकल से बन रहा है। तो अब इसको आप एक्चुअली स्केल डायग्राम बनाने के लिए यहाँ स्पेस और ख्वारी नहीं कर सकते हम, लेकिन हम कोसाइन रूल से कर सकते हैं, विच इज 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 6 कॉस 40, और फिर इस पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट। इससे आपके पास रिजल्टेंट आ सकता है। दूसरा तरीका ये है सिंपली कि आप ये करें कि इस डायग्राम के ऊपर जो 6 है ना, 6 उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दें और उसका वर्टिकल कंपोनेंट बना दें। ये हो जाएगा 6 साइन। अब साइन क्यों होगा, होपफुली आप सबको ये बात समझ में आ चुकी है कि ऑपोजिट साइड है। और ये क्या हो जाएगा, 6 cos 40। तो आप क्या करेंगे कि आपका हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट तो यही वाला है, ये तो ऑलरेडी आपका हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट है दिस वन। वर्टिकल का रिजल्टेंट आ जाएगा 10 - 6 cos 40। तब तक आप जिसने ये चेक करके बता बता दो कि क्या जवाब आ रहा है, उससे भी वही आना चाहिए। 6 cos 40 करके देखें। 10 - 6 cos 40 करें तो 10 - 6 cos 40 अगर आप करते हैं तो आपके पास जवाब आता है 5.4। अपवर्ड्स ये आ रहा है, तो ये आ रहा है वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट 5.4। और 6 sin 40 क्या है, इसको आप निकाल के चेक कर लो। ये आ रहा है 3.6। ये रिजल्टेंट आ रहा है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर इनको आप कंबाइन करें 3.6 प्लस 5.4, तो ये है आपका ओवरऑल रिजल्टेंट। तो ये उसी टाइप की एग्जांपल है, बस 3 के बजाय 2 फोर्सेस थी इसमें, तो ज़रा कम टाइम में हो गया। तो ये रिजल्टेंट आप इसके पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। अब ये समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, करने को ये 1 मिनट में आराम से हो सकता है। दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप। 3.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर, अंडर रूट लिया, 1 मिनट प्लस साइन डालना भूल गया। तो जवाब आ रहा है जी 6.5। 6.48 आ रहा है मेरा, 6.5 आ रहा है, सबसे करीब वाला मैं इजीली पिक कर सकता हूँ। आई डोंट इवन नीड टू बॉदर विद फाइंडिंग आउट द एंगल और चेकिंग के बाकियों का एंगल सही है या गलत है। ऑल्दो मैं यहाँ पे एंगल निकाल सकता हूँ, थीटा का एंगल 36 के आसपास ही आएगा। मैंने बीच में राउंडिंग ऑफ की है, इसलिए मेरा आंसर एग्जैक्ट 6.6 नहीं आ रहा। सो द आंसर शुड बी डी। और अगर हम 80 का चेक करें तो डी ही है मार्किंग स्कीम में। बट यू कैन टेन इनवर्स करके ये एंगल भी आप निकाल सकते हो, आ जाएगा आपका। ठीक है जी, चले, अल्लाह हाफिज।